देसर साक्षी, कैसे हो आप सब? आज आपका 2012 का रीट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। रीट का लेवल 2 रहेगा 2012 का। 2011 के दोनों पेपर सॉल्व हो चुके। अब नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके रीट की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एंड 2012 की बात करें तो लेवल 1 सॉल्व हो गया था। आज हम 2012 का लेवल 2 करेंगे, देन 15 और 17 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना भी बाकी है। सो बढ़ते हैं। आपका 2012 का लेवल 2 है। सेट नंबर जो है मेरे पास कोड सीरीज कोड वो मेरे पास W है। जैसा कि सभी को पता है 150 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स का ही पेपर है। 30 मार्क्स की आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है। 30 मार्क्स का एक सब्जेक्ट और 30 की लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 दो लैंग्वेज होती हैं, 1 और 2। इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं और मेरे मानने तो लैंग्वेज 1 आपको हिंदी और लैंग्वेज 2 आपको इंग्लिश चूज करें तो सबसे बेटर ऑप्शन होता है। बाकी आप कोई भी ले सकते हैं, जो उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती से वो ये भी ले सकता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वाले ज्यादा लेते हैं, जो स्टूडेंट्स की मेजोरिटी रहती है वो हिंदी और इंग्लिश पे रहती है, ठीक है। मैथ्स एंड साइंस आपका 60 मार्क्स का, ठीक है, 91 से 150 क्वेश्चन। अब बात करें लेवल 1 की, तो लेवल 1 में यहाँ पे मैथ्स के साथ ईवीएस होता है। बात करें लेवल 2 की तो यहाँ पे मैथ्स का और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है। ये चीज सबको पता है। स्टार्ट करते हैं आपके सीडीपी सेक्शन से। पहला क्वेश्चन सीडीपी का आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू अबाउट द इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन। कौन सी स्टेटमेंट कुपोषण, कुपोषण पता है क्या होता है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक बार मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कोई आपकी प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो में, ठीक है। बाकी मैं इसको बंद भी कर देती हूँ कहते हो तो, ठीक है। अब आप अपने क्वेश्चन का रिप्लाई करते जाइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है मेल न्यूट्रिशन के बारे में। मेल न्यूट्रिशन होता है आपका कुपोषण। कुपोषण के प्रभाव के बारे में कौन सी बात निम्न में से कथन सत्य जो है नहीं है। पहला है आपका, एक सेकंड रुकना, फर्स्ट है आपका इट अफेक्ट्स द ब्रेन सेल्स टू द इन द लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ। कुछ वर्षों के बाद वो मस्तिष्क की कोशिकाओं पे अफेक्ट करता है। कौन सी बात सही नहीं है, तो ये तो सही नहीं लग रही मुझे। ए, इट अफेक्ट्स द चाइल्ड्स लर्निंग एबिलिटी। हाँ, लर्निंग एबिलिटी पे अफेक्ट, बिल्कुल कुपोषण है, अगर कुपोषण का शिकार हो जाता है कोई भी बच्चा तो चाइल्ड की लर्निंग एबिलिटी पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। चाइल्ड टेंड टू बी डिप्रेस्ड एंड नर्वस, बिल्कुल। ग्रोथ इन हाइट में भी अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। बच्चे की हाइट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये वाला सही नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर मेरा सही होगा। जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, तो ये सही नहीं है, सत्य नहीं है। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर से नॉट का क्वेश्चन है, कौन सी बात सही नहीं है। एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। कौन सी आपकी इसमें से वह संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं करता। रिबेलिशन अगेंस्ट अथॉरिटी, रेस्टलेसनेस, कौन सा सही नहीं है बताना है। कौन सा नहीं एक्सप्रेस करता ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। असर्शन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये तो होता ही है। प्रेफर सेडियंटरी प्ले टू द एक्टिव प्ले, ये वाला होगा आई थिंक एक्टिव प्ले, मैं एक बार चेक करती हूँ। फर्स्ट है आपका सत्ता के विपरीत विरोध, ये तो होता ही है। अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, कौन सा नहीं है आउटवर्ड एक्सप्रेशन। सक्रिय खेलों के साथ बैठे रहकर खेलना पसंद, अधिक पसंद नहीं जी। सो आपका क्या है, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ये आपका आउटवर्ड एक्सप्रेशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल स्कूल चिल्ड्रन, कौन सी नहीं है। नहीं की बात करता है, मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थी के विकास से सहमति नहीं रखता। पहला है द सोशल बिहेवियर इज इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर ग्रुप नॉर्म। सेकेंड है कौन सा नहीं रखता, तो ये तो करता है ना। आपने देखा होगा सामाजिक व्यवहार जो है बच्चों का, पीयर ग्रुप्स का जो आपस में सोशल बिहेवियर है वो कैसा है, आपका इज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय, बिल्कुल। मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो रैपिड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ना 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 ना, ये बात ही आपकी गलत है। कह रहा कौन सा एग्रीमेंट नहीं है, तो यही वाला। एक सेकंड में थोड़ा आपको क्वेश्चन नंबर दिखा देती हूँ जिससे कि आप
आंसर लिखने में आपको दिक्कत ना हो, आप लिख सकें कि थर्ड का ए दे रहे हो या थर्ड का बी दे रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर देखते रहो स्क्रीन पे। तो इसमें क्या नहीं है, ये बी बात। बी कह रहा है इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। इसी में तो सबसे तेज करते हैं मिडिल, जो डेवलपमेंट ऑफ मिडिल स्कूल चिल्ड्रन, इसमें तो सबसे फास्ट होती है, तो ये गलत है। नॉट पूछा है ना उसने, क्या आंसर करेक्ट है बी। मैं ऐसा करती हूँ, पेन ले लेती हूँ। ठीक है, बी करेक्ट है। सेल्फ एफिशिएंसी बिकम एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर टिपिकली सेल्फ सेंटर्ड, बहुत बिल्कुल ही बच्चे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्या मतलब लगा लो, सभी सेल्फ सेंटर्ड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है बताना है। अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरेशन, लर्निंग और मैच्योरेशन, अधिगम लर्निंग होता है और परिपक्वता आपका मैच्योरेशन होता है। उसमें कौन सी बात सही है। ठीक है, सही है फिर मैंने गोला मार दिया, और इनकरेक्ट पूछता है, नोट पूछता है तो गोला मार दिया करो, ध्यान रहे। तो पहली बात बतानी है, वेयर ह्यूमन डेवलपमेंट इज ड्यू टू मैच्योरेशन अलोन, इंडिविजुअल वुड बी रिड्यूस टू मिनिमम। सेकंड है, हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में भी पढ़ा देती हूँ। विद द लिमिटेशन ऑफ हेरिडिटी पोटेंशियल, चिल्ड्रन कैन डेवलप बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। विद इंक्रीज्ड एफर्ट, चिल्ड्रन कैन लर्न इवन व्हेन दे आर नॉट डेवलप्ड रेडी टू लर्न। नहीं, कौन सी बात सही है बतानी है ना। चिल्ड्रन इनिएट कैपेसिटीज मस्ट बी एनकरेज टू डेवलप विदाउट कंसिडरेशन ऑफ टाइम, नहीं ये भी गलत होगी। कह रहा है चौथे में तो बालक की अंतः निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं। बालक, थर्ड मैंने पहले ही काट दिया था यहाँ पे सी। अब ए और बी बचा, बताइए ए और बी में से। हिंदी में पढ़ते हैं, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। हाँ बिल्कुल, तो ए ठीक है मेरा। वंश कर्म संभवतः क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकता है। तो यहाँ से मेरा ए आंसर करेक्ट होगा। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4 का है ए आंसर करेक्ट। देखो सारे ऑप्शंस को कितना ध्यान से पढ़ना पड़ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत बड़ा होता है और ऑप्शंस भी पढ़ने में टाइम लगता है, रिजेक्ट करने में टाइम लगता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है पेडागोजी सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, आज तक के सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, उन सबको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, तब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी रीट में बैठने के लिए। ठीक है, फिफ्थ है, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, एक प्रिंसिपल डेवलपमेंट का कौन सा होगा। मैंने आपको डेवलपमेंट वाला टॉपिक करा रखा है, एप्लीकेशन वाले कैंडिडेट्स जो बहुत सारे रीट के बैच में जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट के जो टॉपिक रहता है उसमें डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स लिखवा रखे हैं, आपको वो सभी प्रिंसिपल्स याद होंगे। ठीक है, 10 या 15 प्रिंसिपल्स लिखवाए थे। वन ऑफ द प्रिंसिपल, उसी में से एक प्रिंसिपल इज दैट हैप्पीनेस वेरीज ए डिफरेंट पीरियड इन डेवलपमेंट पैटर्न, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आपका क्या कहता है, द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ इज यूजुअली द हैप्पीएस्ट पीरियड, नहीं। फिफ्थ का सेकंड ऑप्शन है, द प्यूबर्टी इज द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ लाइफ एंड द फर्स्ट ईयर इज आल्सो द हैप्पीएस्ट पीरियड। Puberty is the most unhappy period of life. The first year of life is the happiest and the puberty is the most unhappy period of life. यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, हैप्पीनेस की अगर बात करें तो जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल का होता है। ठीक है, सो डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो सिक्स क्वेश्चन की, विच ऑफ द, देखो मोस्ट वाले वर्ड पर फटाफट गोला मार दिया करो, जब भी पेपर में अटेम्प्ट करना है, नोट आ जाए, मोस्ट आ जाए और करेक्ट आ जाए, इनकरेक्ट आ जाए, ये वाली चीजें फटाफट से पढ़ा करो और इन पे सर्कल कर दिया करो। ठीक है, कौन सी बात मोस्ट वाला बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट मोस्ट इन द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। लर्निंग मीन्स अधिगम और डेवलपमेंट मतलब बच्चे का विकास में कौन सी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फैमिली तो है ही, देखो फैमिली तो चारों में है, नॉर्मल सी बात है। बच्चे की लर्निंग अधिगम में भी और बच्चे के डेवलपमेंट में भी फैमिली का तो पता ही आपको सॉरी सबसे बड़ा हाथ होता है सॉरी। इसके बाद बताइए किसका सबसे बड़ा हाथ होगा। टेलीविजन नहीं होगा, क्योंकि लर्निंग और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन में टेलीविजन का काम नहीं है, कंप्यूटर का काम नहीं है, टूरिज्म का भी नहीं है मेन रोल। तो अब बचा कौन, एक एक हम मैंने सबसे कट कर दिए। तो फैमिली और जो बच्चों के पीयर ग्रुप्स हैं, पीयर ग्रुप्स होते हैं जो उसके सहपाठी, बहुत बड़ा रोल होता है, तगड़ा रोल होता है पीयर ग्रुप्स का। और सबसे जो बेस्ट और बेस्ट टू बेस्ट रोल बोल सकते हैं टीचर्स का।
भैया टीचर अच्छे मिल गए तो बच्चा लर्निंग और डेवलपमेंट तो दौड़-दौड़ के करेगा। तो मेरा कौन-सा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ से? हमारा यहाँ से बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, समझे? आगे क्वेश्चन पे बढ़े तो 6th के बाद आता है 7th। 7th क्वेश्चन बोले तो क्या कहता है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, शुड ए टीचर एग्री। कौन सी स्टेटमेंट पे एक टीचर एग्री करेगी? अब आप टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, अब आप टीचर बनने जा रहे हैं, यहाँ अपने आप को रखिए, मेल टीचर भी हो सकते हैं, कोई लड़का वीडियो सुन रहा है या कोई फीमेल टीचर कोई लड़की वीडियो सुन रही है, तो भैया आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप अपने ऊपर ये क्वेश्चन को लागू करके देखिए कि एक टीचर एग्री करे कौन सी स्टेटमेंट है, तो आप किस स्टेटमेंट पे एग्री करेंगे, जल्दी से बताइए। Intrinsic motivation occurs when learners do something to experience external satisfying result. सोच के देखो, extrinsic motivation occurs when learners do something to earn external reward. पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी में भी पढ़ेंगे। फिर है आपका external rewards lead to permanent behavior change. External rewards lead to intrinsic motivation. हिंदी में आपको पढ़ा देती हूँ। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? अब आप एक टीचर हैं, जल्दी से बताइए आप कौन से पॉइंट से सहमत होंगे? देखते हैं कौन कौन टीचर बनने के रास्ते पे है, जल्दी बताइए। कौन कौन सहमत करेगा किस किस पॉइंट से, अभी पता चल जाएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य बाह्य होता है एक्सटर्नल संयोजक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करता है। बाह्य अभिप्रेरणा जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोल सकते हैं, वो तब होता है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। किससे सेटिस्फाई होंगे आप? बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है, बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है। बताइए, इंग्लिश में पढ़ लो क्योंकि मेरे को इंग्लिश में ज्यादा समझ आती है, वैसे तो हिंदी में भी आ जाती है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर है इंट्रिंसिक मोटिवेशन अकर्स व्हेन लर्नर डू समथिंग टू एक्सपीरियंस एक्सटर्नल सेटिस्फाइंग रिजल्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये वाला ए तो गलत हो गया, क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जब बच्चे के अंदर होता है ना, अंदरूनी एक मोटिवेशन हो, तो वो कभी भी वो एक्सटर्नल रिवार्ड के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं काम करेगा। जो अंदर से मोटिवेशन है उसको काम करने के लिए जो उत्सुक कर रहा है, वो तो अलग ही है, वैसी गजब है ना। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अकर व्हेन लर्नर्स डू समथिंग टू अर्न एक्सटर्नल रिवार्ड। नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप किससे एग्री करेंगे, आप अपना पॉइंट देखिए। आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बच्चों को दोगे, अकर्स वो तब अकर करता है जब लर्नर डू समथिंग टू अर्न एक्सटर्नल रिवार्ड। एक्सटर्नल रिवार्ड लीड टू परमानेंट चेंज, बिहेवियर चेंज, एक्सटर्नल रिवार्ड लीड टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो फिर इसमें देखो, इसमें तो फिर बी ही बनेगा सही, क्योंकि ये दोनों मेरे वैसे देखो, फर्स्ट तो मैंने वैसे ही कट कर दिया, और एक्सटर्नल रिवार्ड लीड टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन, नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। एक्सटर्नल रिवार्ड जो है परमानेंट बिहेवियर चेंज है ना, एक्सटर्नल रिवार्ड तो परमानेंट बिहेवियर चेंज हो ही नहीं सकता कभी भी, परमानेंट तो है ही नहीं। एक्सटर्नल रिवार्ड तो कुछ टाइम के लिए है, टेम्परेरी है, ये तो कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद फिर से वैसे का वैसा। तो फिर तो मेरा यहाँ पे बी बनेगा सर, ठीक है। सारे ऑप्शंस को रिजेक्ट करते हुए जब हम एक सेलेक्ट करेंगे, सो हम बी पे जाएंगे। 8th पे पढ़ें तो 8 है, ए टीचर गिव्स अ ब्लैंक आउटलाइन मैप दैट शो द लोकेशन ऑफ रिवर। एक टीचर क्या करती है, एक ब्लैंक आउटलाइन मैप दिया बच्चे को जिसमें दैट शो द लोकेशन ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, वैली, प्लेन्स। ही आस्क्ड स्टूडेंट, अब उसने बच्चों को क्या कहा, ही आस्क्ड स्टूडेंट्स टू फिगर आउट वेयर द मेजर सिटीज। बच्चों को कहती है क्या करें, हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़ लेते हैं, कैसे भी पढ़ लो। मेजर सिटीज, रेलवेज एंड highways connecting the major cities might be located. Students are not permitted to consult books or other maps. बच्चे क्या हैं, विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों और मानचित्र को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही है, दैट मीन्स, ठीक है, मनाही है। या द टीचर्स अप्रोच, टीचर क्या चाहती है बच्चों से, ये डिस्कवरी अप्रोच है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कंसेप्ट मैप है, इंक्वायरी अप्रोच है। 8th क्वेश्चन, अरे नॉर्मल सी बात है, जब बच्चों को क्या कर रही है, एक खाली रूपरेखा दे रही है, मानचित्र दे रही है, जिसमें केवल नदियां, पहाड़, मैदानों, घाटियों को प्रदर्शित करता है जो, और बच्चों को कहती है यहाँ पे मुख्य नगर बताइए, रेलवे, मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहती है, कहती है वटेवर कहता है। और तो ये क्या कर रही है, मतलब ये क्या कर रहा है टीचर, डिस्कवरी अप्रोच होगी ना सीधी सीधी, ये बच्चों को खोज उपागम के लिए अप्रोच कर रही है। क्या आंसर होगा इसका, ए आंसर करेक्ट होगा 8th क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट आंसर आ गया, ए आंसर बनेगा। खोज उपागम। सेकंड 9th है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। फिर से नॉट पे क्या करते हो, फटाफट से गोला मार दो। एन एग्जाम्पल बंडूरा, बंडूरा ऑब्जर्वेशन थ्योरी सभी ने पढ़ा होगा। बंडूरा का पूरा नाम क्या है, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी सबने पढ़ी होगी, ठीक है। सो अल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है वो आपकी थ्योरी क्या कहती है, देखते हैं। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन है आपका अल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है, बंडूरास ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। सो अभी आपकी स्क्रीन पे ये जो नीचे लाइन चली है ये आपको, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, रीड का जो हमारा बैच है रनिंग है, रीड के बैच के अंदर जुड़ सकते हैं आप। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अभी यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आएगा 7015153730। इस पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो आप रीड के बैच के रिगार्डिंग ले सकते हैं। बैच रनिंग है, उसमें सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड हो गई हैं। टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी एंड जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा तैयारी कीजिए। बहुत कम समय है लेकिन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रीड के अंदर आपको जॉब हासिल करने की। अपनी खूब मन लगा के तैयारी कीजिए और रीड में सफलता पाइए। बहुत सारी वैकेंसी है, 32,000 वैकेंसी कम नहीं होती। सो हमारी एप्लीकेशन जिस नाम से चैनल है लर्न एंड ग्रो एवरीडे, उसी नाम से आपकी अपनी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहां से डाउनलोड करके आप जरूर विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। बताइए कौन सा एग्जाम्पल नहीं है बंडूरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का। स्टूडेंट लर्निंग ऑफ डिसेक्शन ऑफ आर्टवॉर्म, enthusiasm अबाउट क्रिकेट, disdain फॉर द स्टडी ऑफ सोशल स्टडी, और पैकिंग द सोशल स्टडी एसेस है, ठीक है, सामाजिक अध्ययन। पैकिंग द स्कूल बैग ऑन रिंगिंग ऑफ स्कूल बेल, कौन सा बंडूरा ऑब्जर्वेशन लर्निंग का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग होता क्या है, बंडूरा ने कहा था बच्चे नकल के द्वारा सीखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी थी उसका नाम अल्बर्ट बंडूरा थ्योरी था, सोशल लर्निंग थ्योरी था। जल्दी से मुझे आंसर बताइए, सोशल लर्निंग थ्योरी था अल्बर्ट बंडूरा थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, इमिटेशन थ्योरी, ठीक है, इमिटेशन थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, ठीक है। क्योंकि बंडूरा साहब कहते थे बच्चा ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी बच्चा ऑब्जर्व करके, इमिटेशन नकल के द्वारा, सोशल लर्निंग सामाजिक अधिगम करता है, लोगों से देख के सीख सीख के किसी को अपना रोल मॉडल मान लेता है। इसको मॉडलिंग थ्योरी भी बोला गया है, ठीक है, इसको इसको मॉडलिंग थ्योरी का नाम भी दिया गया है। जल्दी से मुझे बताइए इसमें कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें डी एग्जाम्पल नहीं है। डी एग्जाम्पल कहता है जब स्कूल की घंटी बजने पर अपने बच्चे बस्ते पैक कर लेते हैं। तो ये आपका इमिटेशन थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी बंडूरा की नहीं है। 10th क्वेश्चन है, राजेश मिसेस ए मंथ ऑफ स्कूल, मिसेस कह रही हूँ मैं भी। राजेश मिसेस ए मंथ ऑफ स्कूल बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। इलनेस मीन्स बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब वो रिटर्न टू स्कूल, जब वो वापस स्कूल गया, ही डज नॉट नो हाउ टू डू हिज लॉन्ग डिवीजन असाइनमेंट। वो भूल गया लॉन्ग डिवीजन असाइनमेंट कैसे करते थे, ठीक है, नहीं आ रहा उसे, लंबे सवालों को करना नहीं आया। आफ्टर ए नंबर ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, जब उसका बार बार वो एक्सपीरियंस उसका था वो फ्रस्ट्रेट करने वाला हो गया, दैट मीन्स असफलता हाथ लगी जब उसे बार बार क्वेश्चंस को करने के लिए। ही फील्स लॉन्ग डिवीजन प्रॉब्लम्स, ही फील्स एंशियस whenever he encounters a division task। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी, लंबे भाग के सवालों को देखते हुए चिंतित हो जाता, एंशियस हो जाता। एज पर द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सबने पढ़ रखी है। बताइए जल्दी से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी याद होगा, उसमें CS कंडीशनल स्टिमुलस होता है, UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है। जल्दी बताइए किसकी है ये थ्योरी। इमोशनल अनकंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पे क्या है, इज एंजाइटी अबाउट फेलियर, उसकी असफलता को लेकर चिंता, या आपकी फ्रस्ट्रेशन बच्चे की एंजाइटी अबाउट लॉन्ग डिवीजन प्रॉब्लम, या लॉन्ग डिवीजन प्रॉब्लम ही उसका अनकंडीशनल स्टिमुलस है। 10th का आंसर दो। 10th में जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है वो है उस बच्चे की फ्रस्ट्रेशन। क्या है आपका सही आंसर, फेलियर बोलो या फ्रस्ट्रेशन बोलो, ठीक है, असफलता। 11th है विच टाइप ऑफ लर्निंग। अब कौन से तरीके का लर्निंग है ये, मेनली इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड, बच्चे की पर्सनैलिटी को जो अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, कौन सा लर्निंग है। जल्दी से मुझे ये बताते जाएं। ट्रायल एंड एरर लर्निंग किसका है, इमिटेशन लर्निंग तो मैंने ही बता दिया था किसका है, इंसाइटफुल लर्निंग होता है एकदम से हमारे मन में थॉट आना,
और बच्चे का एकदम से दिमाग, जैसे कहते हैं दिमाग की बत्ती जल जाना। तो मुझे जल्दी-जल्दी बताते जाओ, ट्रायल और एरर लर्निंग किसकी है? इमिटेशन लर्निंग किसकी है? इनसाइटफुल लर्निंग किसकी है? इंस्ट्रक्शनल लर्निंग किसकी है? और हमें ये बताना है पर्सनैलिटी जो बच्चे की है प्रभावित करती है, वो कौन-सी टाइप की लर्निंग है? वो कौन-सी टाइप की लर्निंग है? 11th वो है आपकी सबसे ज़्यादा जो बच्चे की पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, वो है इमिटेशन लर्निंग। बच्चा अनुकरण नकल के द्वारा सीखता है। और अभी बताया ये किसकी थ्योरी थी? अल्बर्ट बंडूरा की, ठीक है? और ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी बार जब पेपर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराती हूँ ये बता रखा है कि एग्ज़ामिनर ने अगर जैसे बंडूरा का एक टॉपिक उठाया है ना, तो उससे मिलता-जुलता उससे एक छोड़ के या उसी के अगला ही 2-3 क्वेश्चन लगातार एक ही थ्योरी से होते हैं, एक ही टॉपिक से होते हैं। इस चीज़ को ज़रूर नोटिस किया करो चीज़ों को, छोटी-छोटी बातों को। अभी बंडूरा का क्वेश्चन आया था, ये भी बंडूरा का ही क्वेश्चन था, ठीक है? मतलब कि एग्ज़ामिनर ने 2 क्वेश्चन बंडूरा के एकदम से ले लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस ट्रू? इंडिविजुअल डिफरेंस सबने पढ़ा है क्या होता है, कौन सी बात सही है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आप मेरे से डिफरेंट है, आप अपने फ्रेंड से डिफरेंट है, अपने बच्चे हैं आपके तो उनसे डिफरेंट है, मतलब हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट होता है। और तो और दो ट्विन्स भी, दो जुड़वे हैं, दोनों जुड़वे लड़की भी हो सकती हैं, दोनों जुड़वे लड़के भी हो सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं ट्विन्स में, ठीक है? और तो और ट्विन्स भी में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो भी एक जैसे बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, ठीक है? कोई ना कोई फीचर उनका भी अलग होता है, बेशक ट्विन्स हो। हमें बताना है इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में कौन सी बात सही है। इफ द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स इज सेम, इफ द अगर इंटेलिजेंट लेवल बच्चों का सेम होगा, स्टिल द लेवल ऑफ अचीवमेंट विल बी डिफरेंट। 12th हाँ ये तो सही है, इंटेलिजेंस लेवल बेशक सेम हो, अचीवमेंट लेवल तो सबकी अलग अलग है, बिल्कुल एक ही हो सकता है ट्रू। बाकी देख लेते हैं, ऑल द चिल्ड्रन डू नॉट हैव सम सिमिलरिटीज, नहीं कह रहे किसी भी बच्चे में कोई सिमिलरिटी नहीं होती, नहीं भाई बहुत से सभी बालिकाओं में कुछ समानताएं नहीं होती, ये तो सबके लिए नहीं है ना ट्रू। द कर्व शोइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस टिल्ड टू वन डायरेक्शन और बोथ, नहीं ऊपर नीचे कैसा भी हो सकता है हर किसी का। इंडिविजुअल डिफरेंस आर ड्यू टू हेरिडिटी, नहीं दोनों की हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव है इंडिविजुअल डिफरेंस पे, तो ए आंसर हो गया, ठीक है। 13 है, आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये एंशियंट इजिप्टियन आर्ट है, कंटेंट ऑफ टॉम। आगे इसके फर्दर टाइप वॉल, फ्रेस्कन, स्टोन स्टेचू, ज्वेलरी, आर्किटेक्चर, इसमें ओल्ड किंगडम, मिडल किंगडम, न्यू किंगडम, न्यू किंगडम में फर्दर टेम्पल और लार्ज ब्यूरियल कॉम्प्लेक्सेस, मिडल में रॉक कट टॉम, आगे ओल्ड के दो, ठीक है। तो ये क्या है? ये डायग्राम है, इसको मॉडल बोलेंगे, ग्राफ बोलेंगे या कंसेप्ट मैप बोलेंगे। हिंदी में भी देखना है क्वेश्चन, बाइलिंगुअल देखना है बाइलिंगुअल देख लो। तो ये क्या है? ये ये इस बच्चे ने रेखा चित्र लिखा है, नहीं जी ये रेखा चित्र नहीं है, ये आपका कंसेप्ट मैपिंग है। ये डायग्राम लिख के आ रहा है, हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि हमने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, आगे ये बना दिया, इसका बना दिया, नहीं। इट इज नॉट ए डायग्राम, इट इज ए कंसेप्ट मैपिंग सिस्टम। ये कंसेप्ट मैप है, ठीक है, मॉडल और ग्राफ भी नहीं है। कौन सी नहीं है, क्या नहीं है? प्रोजेक्टिव टेक्निक। कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है? कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है? प्ले टेक्निक तो है, पिक्चर एसोसिएशन तो बिल्कुल ही है, वर्ड एसोसिएशन, केस स्टडी। केस स्टडी प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है, डी आंसर। 15 है, विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट हेल्प, कौन सा नहीं हेल्प करता इन अंडरस्टैंडिंग द एथनिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर से देखो, फिर बताया मैंने आपको, एक एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस से भी ऊपर भी टॉपिक आया, क्वेश्चन आ गया, यहाँ भी आ गया, दो टॉपिक, एक टॉपिक से दो क्वेश्चन हो गए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कोई क्वेश्चन की कौन सी हेल्प नहीं करता अंडरस्टैंडिंग में? वैल्यू सिस्टम, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिफरेंट लर्निंग अरेंजमेंट एंड प्रोसेसेस या इंटेलिजेंस। 15 क्वेश्चन देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में वैल्यू सिस्टम, विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का समझ में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो बहुत अफेक्ट करता है, डिफरेंट लर्निंग अरेंजमेंट, वैल्यू सिस्टम, मूल व्यवस्था। तो यहाँ पे अगर आपको आंसर देखो, सारे पॉजिटिव आंसर है, नेगेटिव कोई भी नहीं है। तो जब आपको सोच समझ के आंसर देना हो, ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर जाएगा यहाँ पे बुद्धि।
Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment in the. ये एक लाइन है, मतलब एक डेफिनेशन है, आपको ये बताना है ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लो क्योंकि ये पर्सनैलिटी की डेफिनेशन है एक, ठीक है, ये एक पर्सनैलिटी की ही एक डेफिनेशन है और ये पर्सनैलिटी की डेफिनेशन बहुत सारे जो आप बोल सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस रखी हैं पर्सनैलिटी के बारे में। ये डेफिनेशन किसकी है हमें बताना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवीएस में ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ठीक है, रीट में आया हुआ है, अभी भी रीट में आने के चांसेस है। ये दी है भाई GW अल्पॉट, किसने? अल्पॉट, याद रहेगा क्या है डेफिनेशन, फिर देख लो। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का ज्ञात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करता है। यह भाषा किसकी दी हुई है परिभाषा? एल्पॉट की। कौन सी मिसयूज क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट, विच ऑफ द फ्लोइंग निम्न में से कौन सी बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोगों का संकेत है? इंटेलिजेंस टेस्ट का मिसयूज, यूज इन असेसमेंट फॉर प्रमोशन, IQ level tagged to children are used by the teacher as an excuse for inefficiency. तो यही हो गया ना सेकेंड ही, बाकी अभी पढ़ लेती हूँ मैं एक बार। बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगा कर अध्यापक अपनी अकुशलताओं को छिपाते हैं। हाँ, ये दुरुपयोग का संकेत है ना बी, ठीक है। यूज इन क्लासिफाइंग चिल्ड्रन, यूज फॉर इंप्रूविंग लर्निंग प्रोसेस। कौन सा आंसर करेक्ट है? बी। 19th, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बैकवर्ड चिल्ड्रन की? बैकवर्ड चिल्ड्रन पता है क्या होते हैं? पिछड़े हुए बालक। पिछड़े हुए बालक, ये पूरा एक टॉपिक लिखवा रखा है बैकवर्ड चिल्ड्रन का, रिटार्डेड चिल्ड्रन और बहुत सारे आपको ये चिल्ड्रन वाले स्पेशल एजुकेशन का टॉपिक एक अलग से करवा रखा है जिसमें सारे पॉइंट्स को मैंने कवर कर रखा है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बताना है आपको, ठीक है, बताइए। सो यहाँ पे आपका ये प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर से लर्न एंड ग्रो एवरीडे डालिएगा तो आपकी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। एज ए स्टूडेंट आप लॉगिन कर लेना, अपना मेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कीजिए एंड रीड के बैच में जितना जल्दी हो सकता है जुड़ जाइए भाई, ऑनगोइंग बैच है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें। पैडागोजी सेक्शन में अगर आप ध्यान से 75 वीडियोज़ नियर अबाउट मैंने डाले थे, उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। अगर आपने वो 75 वीडियोज़ एक बार कर लिए, सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने सॉल्व करा रखे हैं, वो एप्लीकेशन में रीड के बैच में डाल रखे हैं, उन सबको अगर आपने कर लिया, ये मान लीजिए पैडागोजी साइकोलॉजी सेक्शन में आई गारंटी यू 30 में से 30 भी ला सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी ज़्यादा वहाँ पे मेहनत करेंगे। 30 में से 30 सीटेट में, जो मैंने सीटेट के कैंडिडेट्स लास्ट बैच लिया था सीटेट का, उसमें साइकोलॉजी वाले सेक्शन में आगे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाले सेक्शन में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के। इतनी बढ़िया साइकोलॉजी तैयार करके गए थे सभी। देखिए, ए है आपका द एजुकेशनल अटेनमेंट फॉल्स बिलो द लेवल ऑफ देयर नेचुरल एबिलिटीज। सेकेंड है आपका 19th का दे आर अनेबल टू कीप, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? कीप पेस विद द नॉर्मल स्कूल वर्क, तो बी तो है ही। सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते। फॉल फार बिहाइंड अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज, या पोसेसेस लो इंटेलिजेंस, कम बुद्धि रखते हैं। नहीं, ये किसने कहा कम बुद्धि रखते हैं? डी हो गया, डी। ये किसने कह दिया पिछड़े हुए बालक हैं तो उनकी बुद्धि कम होगी? डी आंसर है, ये विशेषता नहीं है इनकी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, काफी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। 20, कौन सा डायरेक्ट मेथड नहीं है, डायरेक्ट मेथड है सॉरी एडजस्टमेंट का? रिपीटिशन, प्रोजेक्शन, रिजेक्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल्स। कौन सा आएगा? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। 21 है सेपरेट क्लासेस एंड एनरिच। सेपरेट क्लासेस पता है आपको, अलग से स्पेशल क्लासेस लगाई जाती हैं, और एनरिचमेंट प्रोग्राम्स वो किस बच्चों के लिए लगाए जाएंगे? कैन बी यूज्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ, नॉर्मल सी बात है, लो अचीवर्स के लिए तो लगाए नहीं जाएंगे। ये दोनों वैसे गए तो नन ऑफ दिस वैसे गया, कौन सा ऑप्शन बचा? नॉर्मल सी बात है, गिफ्टेड बच्चे। एनरिचमेंट नाम से पता चल रहा है एनरिचमेंट प्रोग्राम्स होंगे, सेपरेट क्लासेस लगाएंगे,
तो वो लो अचीवर्स को के लिए तो लगेगी नहीं, तो नन ऑफ दीज वैसे हट गया। क्या आंसर आएगा? गिफ्टेड चिल्ड्रन। 22 को मैच करो, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट पे गोला लगा दो, करेक्ट पे, इनकरेक्ट पे, मोस्ट पे, नोट पे गोले लगा दिया करो। कौन सी बात सही है? फैंटेसी कैन बी क्लासिफाइड एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, डेंटल नहीं सॉरी डैनियल एस्केप, सब्स्टिट्यूशन और एंजाइटी। हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ लो, पहले इंग्लिश वाले देख लें। डिफेंस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस, सब्लिमेशन कैन बी क्लासिफाइड एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, या कंपनसेशन कैन बी क्लासिफाइड एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। ये हिंदी में भी देख लो, ये लो। पढ़ लिया हिंदी में? बताइए। देखिए, फैंटेसी कैन बी क्लासिफाइड एज डिफेंस मैकेनिज्म, इसका क्या आंसर है? एस्केप। एस्केप को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? पलायन। एल का हो जाएगा आपका सेकंड, कहीं एल में सेकंड है? एल का सेकंड तो एक में ही है, एक बार मैं वो देख लेती हूँ। एम का, एम है आपका ये वाला डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा एल हो गया ना, एम का है डिफेंस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम एंजाइटी। सब्लिमेशन कैन बी क्लासिफाइड एज ए डिफेंस मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन, और कंपनसेशन कैन बी क्लासिफाइड एज डिफेंस मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन। हाँ मेरा ये वाला आंसर करेक्ट है, 2433 सी आंसर। 23 पे आ गए, 22 पे। 23 है स्टूडेंट विद एकेडमिक डिफिकल्टीज फेस डिफिकल्टी ऑफ, स्टूडेंट विद एकेडमिक डिफिकल्टीज। तो ये जो शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? फेस डिफिकल्टी ऑफ मैल फंक्शन ऑफ द ईयर और एसोसिएटेड नर्व्स, नहीं ये तो नहीं होगा 23 का। एबनॉर्मलिटीज इन स्पोकन, हाँ ये हो सकता है, एकेडमिक डिफिकल्टीज हैं तो इसमें ये वाला फर्स्ट तो एसोसिएटेड नर्व्स वाला तो है नहीं, कान से और नसों से जुड़ी समस्याएं सही प्रकार से काम नहीं करती, ये तो नहीं होगा ना। शैक्षिक समस्याएं है ना बच्चे की, शैक्षिक मीन्स एकेडमिक डिफिकल्टीज, उसमें ये वाला तो होगा नहीं। एबनॉर्मलिटीज इन स्पोकन लैंग्वेज हो सकता है, रिड्यूस मेंटल अलर्टनेस नहीं होगा, डिफेक्ट इन प्रैक्टिकल और सोशल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक और सामाजिक बुद्धि में कमी होना, नहीं। कौन सा आंसर करेक्ट है आपका? भाषा के बोलने में असमानताएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेसिंग डेफिशिएंसी, कमी बतानी है इन स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है आपकी? अधिगम, अधिगम निर्योग्यता, बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेसिंग डेफिशिएंसी, कौन सी कमी हो सकती है बच्चे के अंदर? कौन सी कमी हो सकती है? रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन, इन्वॉल्विंग नंबर्स, पुअर सेंस ऑफ टाइम एंड डायरेक्शन, फर्स्ट हो सकता है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बताना है ना। हाइपर एक्टिव बिहेवियर, नहीं। लिटिल मसल कंट्रोल, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण। लर्निंग डिसेबिलिटी, रिड्यूस मेंटल अलर्टनेस, नो। तो जब बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी ना ये, इन्वॉल्विंग नंबर्स, पुअर सेंस ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डायरेक्शन, ए आंसर। 25 FA, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है? मॉनिटर प्रोग्रेस एंड प्लान रिमेनियल इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल हो सकता है कि आप बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस, उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बना रहे हो सकता है। नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों को समझने के लिए, हम समझना होता है, लेकिन इससे बेस्ट आंसर ये है ना, इसमें आप बच्चों को प्रोग्रेस को मॉनिटर भी कर रहे हो, वही समझ ही तो रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन भी तो प्लान कर रहे हो ना। नो द टीचर्स ऑब्जेक्टिव आर फुलफिल्ड। ग्रेड, ये ग्रेड वर्ड तो बहुत नेगेटिव वर्ड है कि आप बच्चों को ग्रेड देने के लिए पढ़ा रहे हैं या बच्चों को कंपटीशन करा रहे हैं कि किसके ज्यादा ग्रेड है, ये चीजें नेगेटिव है। ए आंसर करेक्ट। 26 पे बढ़े तो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप्स रिसर्च मेक रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च, इसमें से कौन सा स्टेप है जो आपका एक्शन रिसर्च का काम करेगा? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एक्शन प्रोग्राम एंड फाइनल इवैल्यूएशन, जर्नलाइजेशन, या फिर आपका रिजिड रिसर्च डिजाइन। 26 की बात करें तो कौन सा होगा आपका? एक्शन रिसर्च, बी हो जाएगा, एक्शन प्रोग्राम एंड फाइनल इवैल्यूएशन। 26 का बी आंसर करेक्ट है।
बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बाद है 27। 27 में हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा नहीं है सुटेबल। फिर से देखो क्या बताया था, दो दो टॉपिक, दो दो क्वेश्चन आते रहेंगे एक एक टॉपिक से। अगेन एक्शन रिसर्च, ये पूरा एजुकेशन रिसर्च का एक टॉपिक मैंने आपको एप्लीकेशन पे कराया था एजुकेशन रिसर्च का, जिसके अंदर आपका एक्शन रिसर्च और बहुत सारे रिसर्च वाले टॉपिक हमने एक साथ किए थे। पूरा एक लेक्चर है आपका इस टॉपिक पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज नॉट सुटेबल फॉर एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च की कौन सी प्रॉब्लम सुटेबल नहीं है। 27, इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग ऑफ द फिफ्थ क्लास स्टूडेंट इन हिंदी, study of the effect of using written praise on 7th grade students' behavior as compared to verbal praise, efficiency of computer aided instruction over traditional method, use of atlas and global in the learning of geography. A, B, C, D. हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थी के लेख में सुधार, कौन सा एक्शन रिसर्च का जो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम नहीं है एक्शन रिसर्च को लेके। लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव में तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रभाव, ये वाला थर्ड सी 27 का। 28 की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 कौन सा नहीं है, नॉट बताना है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर टीचर्स, ये तो होता है। एंश्योरिंग एडमिशन टू चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स मीन्स जो घुमंतु बालक के प्रवेश को सुनिश्चित करता है। डिसाइडिंग द एकेडमिक कैलेंडर, एजुकेशन आफ्टर 14 years. Which of the following is not addressed in the right of children to free and compulsory education act 2009, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। डी। 29 की बात करें तो इन द नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीए 2005 पे क्वेश्चन ऐसा कोई प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट का भी नहीं है, चाहे लेवल 1 चाहे लेवल 2 कि एनसीए 2005 से क्वेश्चन ना हो। हर पेपर में एनसीए 2005 से क्वेश्चन आता है। एक भी आ जाता है, दो भी आ जाते हैं, ठीक है। एनसीएफ 2005, द एक्टिविटीज सजेस्टेड सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, programs to promote an attitude of respect and responsibility towards women in compiled documentaries and feature films and screen them that promote the values of the justice and peace are for education for peace होता है शांति, education for citizenship, education for value या none of these। तो नॉर्मल सी बात है, ये शांति के लिए ही शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। तो कौन सा आंसर मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ए, न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके, ठीक है, शांति से शिक्षा दी जा सके। अब आपके फिर से ये मैचेट वाले आ गए हैं, सेलेक्ट द राइट आंसर। राइट बताना है, ऑर्गेनाइजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द सीड जर्मिनेशन प्रोसेस, ऑब्जर्विंग, बिल्कुल ये तो इसी का ही है। ए रोल प्ले, जब हम रोल प्ले करेंगे उसका मतलब क्या है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट तो इसी में ही है। एम का थर्ड, डायलॉग ऑन जेंडर डिफरेंशिएटेड प्रैक्टिस इन द फैमिली, रिफ्लेक्टिंग, बिल्कुल। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन डायरी फार्म, ऑब्जर्विंग हो गया इसमें। हाँ, क्वेश्चनिंग कहीं भी नहीं है, तो 4 और 1 ये आंसर हो गया फिर मेरा। क्वेश्चनिंग कहीं भी यूज नहीं हुआ, ठीक है। 2 बार ऑब्जर्विंग यूज हुआ, कोई बात नहीं, रिपीट हो सकता है, ऐसा नहीं रिपीट नहीं हो सकता। हिंदी, अब मैं ऐसा करूंगी, हिंदी और इंग्लिश वाले सेक्शन को थोड़ा सा जल्दी से पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। या पैराग्राफ है, आराम से पढ़ते रहिएगा। पैराग्राफ है, अपनी सभ्यता का जब मैं अवलोकन करता हूँ तब लोगों को काम के संबंध की उनकी विचारधारा के अनुसार विभाजित करने लगता हूँ। एक वर्ग में वे लोग आते हैं जो काम को उस घृणित आवश्यकता के रूप में देखते हैं जिनकी उनके लिए उपयोगिता है सिर्फ धन हासिल करना। वे अनुभव करते हैं कि जब दिन का श्रम समाप्त हो जाता है
तब वे जीवन सचमुच शुरू करते हैं तो अपने आप में होते हैं। जब वे काम में लगे होते हैं तब उनका मन भटकता रहता है, काम को भी अपने उत्मांश देने का कभी विचार नहीं करते क्योंकि आमदनी के लिए ही उन्हें सिर्फ काम करने की आवश्यकता होती है। दूसरे वर्ग के लोगों को काम को आनंद और आत्म परितोष पाने का एक संयुक्त रूप में देखते हैं। वे धन इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि अपने आप काम में अधिक एक निष्ठता के साथ समर्पित हो सकें, जिस काम में वे संलग्न होते हैं उसकी पूजा करते हैं। ठीक है? पढ़ ही दिया मैंने कहा था मैं पैराग्राफ में नहीं पढ़ रही, आप पढ़ लेना। कोई बात नहीं। तत्सम शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? सभ्यता। सभ्यता तत्सम है। अवलोकन, हासिल, आवश्यकता। तो भाई इसमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? सी, हासिल। क्या आंसर होगा? सी। आंसर बताती जाती हूँ जल्दी जल्दी, या आप भी अगर इतनी मेरी स्पीड से कर सकते हैं फटाफट लिखते जाइए आंसर। काम का तद्भव। काम का तद्भव है कर्म, कारज, कार्य, कर्म। काम का तद्भव। देखिए ये आंसर यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर इनकरेक्ट है, कोई भी आपका सही नहीं है। काम का तद्भव बताना है। काम का तत्सम होता है, तद्भव नहीं। ठीक है, काम तो खुद एक तद्भव है, तद्भव है। वो कह रहे हैं काम का तद्भव बताइए, नहीं। काम का तत्सम है कर्म। ठीक है, और ऐसे अगर आ जाता कर्म का, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तद्भव है काम। ठीक है, अगर यहाँ होता कर्म तब ये क्वेश्चन सही बनता। कर्म का तद्भव है, यहाँ आता। देखो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, यहाँ पे सबको 1 नंबर फ्री का मिला था। या तो ये क्वेश्चन में ही गलती है, यहाँ काम और तद्भव दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। या तो पूछे कर्म का तद्भव है तो आएगा काम, और पूछे काम का तो यहाँ आता तत्सम। तो काम का तत्सम है आपका कर्म। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। दैट मीन्स काम और कर्म आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। काम का तत्सम कर्म, ये ठीक है, और कर्म का तत्सम काम। क्लियर? आगे है सुयोग का विलोम। अब सुयोग का विलोम उल्टा क्या होगा? ये तो आसान है। 33, जल्दी बताइए। कुयोग, डी आंसर। कौन से शब्द में उपसर्ग है? 34। कौन से शब्द में उपसर्ग है? उप प्लस योगिता, उपयोगिता। समास नहीं है, किसमें समास नहीं है? भाई 3 में समास है और 1 में समास नहीं है। विचारधारा में है, एक निष्ठता, आत्म परितोष, कमाना। कमाना में कोई समास नहीं है। आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? आमदनी क्या होती है? कमाई होती है, बिल्कुल। मुनाफा, आय, आना। 36, आना कुछ नहीं होता। आय भी, इनकम भी बोलते हैं आमदनी को, कमाई मुनाफा भी बोलते हैं। फिर से एक पैराग्राफ है, पढ़ो जल्दी पैराग्राफ। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा के दक्ष हो या नहीं, किंतु अच्छा, हाँ, किंतु उसकी दक्षता असंदिग्ध हो अंग्रेजी में। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो, जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखन और कवि कौन है, समय समय पर उनकी कौन सी कृतियां प्रकाशित हो रही हैं। भारत में स्थिति दूसरी है। यहाँ प्राय घर घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका दिखाई नहीं पड़ती। सही कह रहे हैं, भारत की पूरी बेइज्जती। यह दुर्व्यवस्था भले ही ऐसी है ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, किंतु यह सुदशा नहीं, दुर्वस्था ही है। दुर्व्यवस्था ही है, बिल्कुल। जब यह दुर्व्यवस्था कायम है, अपने आप को सही अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने का ठीक ठीक न्याय संगत अधिकार नहीं है। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति, बताइए, अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं, बिल्कुल। पढ़े लिखे होते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। पहला ही आंसर ऊपर क्वेश्चन की लाइन से ही निकाला है, पैराग्राफ से ही। ये क्या है? अग्रजा में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो उसे रेखांकित। क्या है ये? संदेह रहित, सुनिश्चित, निश्चित, अनिश्चित। संदेह रहित हो गया ना, संदेह रहित। ऊपर से ही यही तो आंसर। कौन एक वचन है? अच्छे लेखक, अपनी मातृभाषा, कौन सी कृतियां, अन्य देशों। कौन एक वचन है? अपनी मातृभाषा एक वचन है। कौन सा पुल्लिंग नहीं है? मतलब 3 पुल्लिंग है, कौन सा पुल्लिंग नहीं है? व्यक्ति पुल्लिंग है, उपकरण, भाषा सीखी जाती है, भाषा स्त्रीलिंग है भाई। तो कौन सा पुल्लिंग नहीं है? बी। पुस्तक का बहुवचन, पुस्तकों, पुस्तकें, पुस्तकालय, पत्रिकाएं, ग्रंथ। तो यही हो गया ना, पुस्तक, पुस्तकें। बहुवचन हो गया, बहुत सारी पुस्तकें।
कवि का स्त्रीलिंग, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में लिखते जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। कवयित्री कहाँ है? डी। भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप क्या होगा? अभी एक लाइन आई थी ना, भारत में स्थिति भी दूसरी है, दैट मीन्स अलग ही है। इसका भूतकालिक क्या होगा? भारत में ऐसी स्थिति थी, भूतकालिक। भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत में स्थिति दूसरी थी, ये भारत में स्थिति दूसरी थी, क्योंकि ये ऐसे ना भारत में ऐसी नहीं आएगा। भारत में स्थिति दूसरी है, भारत में स्थिति दूसरी थी, भूतकालिक हो गया। ऐसी थी नहीं आएगा, भारत की स्थिति नहीं आएगा। 43 का बी। 44 कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता क्रिया, सही नहीं है। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य क्रिया, बिल्कुल ये भी ठीक है। गलत कौन सा है? रचना के हाँ ये गलत है ना। रचना के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार थोड़ी होते हैं, बताइए कितने होते हैं? एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देख रहे हो रीट के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, रिपीट। रीट के प्रीवियस ईयर पेपर अगर सारे करगे ना, ये मान लो आपका 80% तो आपको पता चलेगा कि आना क्या है रीट के पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन बार बार वही आपका ये वाक्य का सेंटेंस का हर बार आता है। संयुक्त, इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है, प्रधान उपवाक्य कौन सा है, सरल, मिश्रित, जटिल वाक्य कौन सा है। एक प्रधान उपवाक्य और एक अन्य आश्रित, उस पर आश्रित मतलब डिपेंड उपवाक्य किसमें होता है? संयुक्त में, सरल ये उसमें होता है ना, मिश्र में। एक मिश्र वाक्य है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक उस पे आश्रित। कौन भी दो आ भी क्या, मैंने आपको ये चीज बहुत बार बता रखी है, जो इसका आंसर होता है ना, और कितनी बार अगले का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग चलता है कि ये आंसर है, इसी से घुमा के एक और क्वेश्चन दे देता है। तो ये चीज समझो कैसे एग्जामिनर का दिमाग चलता है पेपर को सेट करने में। कौन मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है? नहीं, ये तो सिंपल है। मैंने सुना है कि मिश्र वाक्य होते हैं जो उस पर डिपेंड हो, मतलब अगर उसको हम अकेला बोलें तो वो अपने आप में इनकम्प्लीट हो, वो उसके बिना अधूरा हो, वो होता है मिश्र वाक्य। 46 तो कौन सा होगा आंसर? सुरेश नदी में डूबने लगा, ये तो पूरा है। वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया, नहीं ये भी नहीं है मिश्र। मैंने सुना है, ये है मिश्र। कि अगर हम ये अकेले बोले मैंने सुना है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। सुरैया ने निकाह कर लिया, सी होगा मेरा मिश्र। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। ये घर से लौटकर क्या है? संज्ञा पद बन, क्रिया विशेषण पद बन, क्रिया पद बन या समुच्चय बोधक पद बन? क्रिया विशेषण पद बन। काला मुंह होना, ये यार तो बताओ इसका। कोई काला मुंह होना बोलते हैं ना, काला मुंह होना हो गया, इसका क्या मतलब है? मुंह काला करना या काला मुंह होना, चेहरे पर रंग लगाना, जिसका मुंह काला हो, होली खेलना, बदनाम। अगला क्वेश्चन, ओठों निकली कोठो चढ़ी, इसका क्या मतलब है? ओठों निकली कोठो चढ़ी मतलब ओठ से निकलकर खुलेआम आ जाना, नहीं। घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाना, मुंह से निकली बात फैल जाती है। मतलब कहते हैं ना, ओठों से निकली कोठो चढ़ी, कुछ मुंह से निकाला नहीं कि समझो पूरे शहर में आग लगती है ना। तो बी हो गया, मुंह से निकली बात फैल जाती है। एक बार निकाल के देखो, ढिंडोरा ना पीटे तो। चांदी का जूता, क्या मतलब है इसका? कोई महंगी वस्तु, रिश्वत, अमीरी का दिखावा, अनुपयोगी वस्तु। तो अनुपयोगी तो बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं हो सकता, क्या होगा? रिश्वत। कहते हैं ना, चांदी का जूता, रिश्वत ली है। भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, हाँ बिल्कुल। मनोरंजन के लिए नहीं, विद्वान बनाने के लिए, साहित्यकार बनाने के लिए। इसलिए दी जाती है भाषा की शिक्षा, अर्थ ग्रहण करने के लिए और अभिव्यक्ति होता है उसकी प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो बताइए। ध्वन्यात्मक विधि, भंडारक विधि, प्रत्यक्ष या सैनिक? 52 भंडारक। कौन सी विधि? व्याकरण अनुवादन विधि को भंडारक विधि भी कहते हैं। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ किससे होता है? सीधी रेखाओं से, तिरछी रेखाओं से, घुंडियों से या अक्षरों से? बताइए भाई, सीधी रेखाओं से, स्ट्रेट लाइन से। लेखन क्रिया का शिक्षण कहाँ से आरंभ होता है? सीधी रेखाओं से। द्रुत पाठ है, ये क्वेश्चन भी अभी लास्ट पेपर में भी आया था। 54 द्रुत पाठ है। कविता का अध्ययन, कहानी का, सहायक पुस्तकों का या नाटक का अध्ययन? पता है द्रुत पाठ क्या होता है? ये जो इसमें लाइक छोटे बच्चों का मनोरंजन की, जिससे बच्चों का मनोरंजन हो, तो कौन सा हो गया ये? नाटक का अध्ययन। कौन सा हो गया यहाँ पे? द्रुत पाठ क्या है? नाटक का अध्ययन। बच्चों की ज्ञान वृद्धि, मतलब बच्चों का
जो माइंड है उसको एक्टिव करने के लिए, उसकी एक्टिव ग्रोथ हो सके और उसके मनोरंजन के लिए सहायक होता है ये कौन? नाटक का अध्ययन। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? शब्द भंडार में मतलब बच्चे को वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा डिक्शनरी वाले वर्ड सिखाने हैं, उसकी वृद्धि, उसमें ग्रोथ करनी है। सर्वाधिक क्या इंपॉर्टेंट है? गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण या अलंकार शिक्षण। नॉर्मल सी बात है, अगर गद्य शिक्षण होगा तो शब्द भंडार अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। पद्य से नहीं होगा, व्याकरण ग्रामर से नहीं, अलंकार से। अधिक्रम की संपूर्णता होती है 56। इकाई योजना बिल्कुल, मासिक नहीं, दैनिक इकाई योजना में हो गई अधिगम की संपूर्णता, किसमें? इकाई योजना में। दैनिक पाठ डेली हो गया, नहीं वार्षिक मंथ ईयरली हो गया। लेखन कला का विकास होता है। लेखन रिटन, रिटन की प्रैक्टिस कैसे होगी बच्चे की? सिर्फ देखने से हो जाएगी? नो। अनुकरण होता है, नकल से हो जाएगी? नो। देखने से हो जाएगी? नो। सुनने से हो जाएगी? नो। जब तक अभ्यास नहीं करेगा कैसे हो जाएगी रिटन प्रैक्टिस? बिना लिखे आपकी राइटिंग अच्छी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। उपलब्धि परीक्षण से, बिल्कुल, ये तो फर्स्ट ही सही है। बुद्धि परीक्षण, मौखिक नहीं नहीं, उपलब्धि की जांच की जा सकती है हिंदी शिक्षण में, तो उपलब्धि परीक्षण से यही आ जाएगा। समग्र और सतत मूल्यांकन पता होगा ये तो क्या होता है? 56 और 59। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार 9। समग्र और सतत मूल्यांकन में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, हाँ। शिक्षण के दौरान भी संभव है, हाँ। से ही विद्यार्थी के व्यक्ति का विकास, ये तो सारे हैं। मतलब कि यहाँ आना था सतत और मूल्यांकन में क्या नहीं है, तो ए हो जाता। लेकिन अब इसका बी भी सही है। जो बी लगा के है वो उनको भी नंबर मिले थे, जो सी लगा के उनको भी नंबर मिले थे, जो डी लगा के थे उनको भी नंबर मिले थे। इसमें तीनों पॉइंट ठीक है, ठीक है, तीनों ही बातें सही है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, देखो यहाँ आ गया ना, नहीं। उपचारात्मक क्या है? रेमेडियल टीचिंग, मतलब जब हमने किसी का डायग्नोस कर दिया, ठीक है, डायग्नोस्टिक के बाद रेमेडी होता है। रेमेडियल टीचिंग, तो जब आपकी रेमेडियल टीचिंग चल रही है उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षण विधि को स्थायी रखना, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। विद्यार्थी को किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, इनमें से कोई नहीं। 60 का कौन सा सही होगा? पहला, शिक्षण विधि को स्थायी रखना, कौन सा सही होगा? भाई स्थायी कैसे रख सकते हो? फिक्स्ड थोड़ी रख सकते हो। पढ़ो ये पैराग्राफ पढ़ो। Many thousands of years ago, all men did all types of work. बिल्कुल, each man built his own house and made what furniture he needed and grew all his own food. His wife made up all the clothes for the family and cooked food. However, men very soon found that it was much better to divide the work among them, so that one built houses, another made furniture, and another grew corn, and so on. You can easily see that this was the better plan because by always doing the same kind of the work, you can do it far more quickly and easily. So nowadays, all the work is divided as much as possible. Even such a tiny things as a pin is not made by one man. Normal सी बात है, CTC, but by dozen or more. More. He is doing this particular bit of the work. One straightens out the wire, another cut it into the length. बिल्कुल आजकल तो वर्कर्स, पहले एक ही इंसान ज्यादा काम संभालता था। अनदर शार्पन द पॉइंट, अनदर पुट द हेड ऑन एंड सो फोर्थ। इससे क्या हो जाता है, जब काम डिवाइड हो जाता है बहुत सारे लोगों में ना, तो जल्दी हो जाती हैं चीजें। दिस इज टू से वर्क इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पीपल, ठीक है। बढ़िया पैराग्राफ। इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ द सेकंड पैराग्राफ का थर्ड सेंटेंस, सो नाउ इट इज ऑल द वर्क, यहाँ एक लाइन है ना, ये रही। सो नाउ इट इज ऑल द वर्क, द वर्ड सो क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ एक वर्ड है ना, सो, ये रहा। सो नाउ इट इज, ये सो क्या बता रहा है? अफेक्ट ऑफ ए कॉज, कॉज ऑफ एन इफेक्ट, कंपैरिजन या सिमिलैरिटी। ये अफेक्ट है। इस सो का क्या है? क्या आंसर आएगा? ऑफ ए कॉज, कारण का। हाउएवर, एक वर्ड आउट पैराग्राफ में आया, द वर्ड हाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड पैराग्राफ इंडिकेट हाउएवर। यहाँ आया होगा ना, ये रहा सेकंड पैराग्राफ के बिगिनिंग में हाउएवर। बताइए, supporting idea, an old idea, idea in the same direction, idea in the opposite direction.
ऑल वर्क डैश बाय ऑल द मैन, करेक्ट वर्ब भरना। वाज डन, वर डन, बिल्कुल वाज डन भाई, पहला ही ठीक है। वर नहीं होगा, और डन नहीं होगा, हैज डन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द above passage? क्या टाइटल दे सकते हो? अप्रोप्रिएट टाइटल क्या दे सकते हो? टाइप ऑफ पीपल, लाइफ इन द पास्ट, डिवीजन ऑफ लेबर, और टाइप ऑफ वर्क। भाई डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि डिवाइड किया है उन्होंने कामों को अपने। द ऑथर ऑफ द above passage is the opinion that the way people worked thousands of years ago was। ऑथर का इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को देने का यहाँ पे क्या ओपिनियन है कि जो पुराने टाइप के लोग थे, वे जो उनका तरीका था काम करने का थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, वो क्या था? बेटर देन द प्रेजेंट, अब से अच्छा है, मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट प्रॉपर, नॉट एफिशिएंट। नॉट एफिशिएंट क्या आंसर आएगा? नॉट एफिशिएंट। ठीक है, 66 to 70। अब ये क्या है? पोइम है। The squirrel gloats over his accomplished hoard. The ants have brimmed their garners with ripe grain, and honeybees have stored the sweet of summer in their luscious cells. The swallows all have winged across the main। जल्दी पढ़िए ये सारी। But here the autumn melancholy dwells, and sighs her tearful spills among the sunless shadow of the plain. Alone, alone, upon a mossy stone, she sits and reckons up the dead and gone, with the last leaves for a love rosary, whilst all the withered bird looks dreadly, like a dim picture of the drowned past, in the hushed mind hysterious far away, doubtful what ghostly things will steal the last into the distance grey upon the grey। ठीक है, who has been personified in the above poem? ऑटम सीजन को, ऑटम सीजन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ऑटम सीजन की। इन द अबव पोएम लाइन टू राइम्स विद लाइन, अच्छा, और जो दो राइम्स है कौन कौन सी लाइन में बन रही है? 1 3 4 6 5 7 5 8। सेकेंड पैराग्राफ। देखो एक तो ये बन रहा है ग्रेन प्लेन, कौन कोई लाइन बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रेन मेन प्लेन, 2 3 4 5, 5 और 8 वाला भी बन रहा है, 2 और 8 वाला भी बन रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। देयर गार्नर विद राइप ग्रेन, इसके अंदर क्या है लाइन में? 68 एलिट्रेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग लाइंस विल कंटेन स्माइली, कौन कौन सी लाइंस में? ऊपर लाइंस देखिए, ठीक है, तो इसकी लाइंस ऊपर पढ़ना आप। इसका आंसर है लाइन 14 और 15। ठीक है, 14 और 15 लाइन देखना है आपको कौन सी है। नेक्स्ट है द राइम स्कीम ऑफ द लास्ट 4 लाइंस ऑफ द पोएम 14 से 17 में। ये राइम स्कीम है, ये आपको पूरा इसका टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक करना है। ठीक है, एप्लीकेशन पे। तो ये जो राइम की स्कीम है ए बी है। ठीक है, इसका पूरा प्रॉपर टॉपिक करेंगे। ये इसका करेक्ट आंसर है। द मॉडल में MAY में कैन एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ एडवाइस, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, प्रोहिबिशन। 71 ये पॉसिबिलिटी के लिए होता है मे वर्ड, इसके लिए पॉसिबिलिटी। यू मस्ट नॉट पार्क योर साइकिल हियर, ये मस्ट नॉट, ये मस्ट नॉट है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है? यू मस्ट नॉट, कह रहा है यू मस्ट नॉट पार्क योर साइकिल्स हियर। परमिशन, इनेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या प्रोहिबिशन। 72 ये प्रोहिबिशन है। मोस्ट स्टूडेंट्स गो थ्रू द एग्जामिनेशन, गो थ्रू का यहाँ पे क्या मतलब है? मीन्स टुक, अंडरस्टूड, पास्ड या अराइव्ड फॉर, इसका मतलब है पास्ट। मोस्ट स्टूडेंट गो थ्रू द एग्जामिनेशन मतलब बहुत से बच्चों ने गो थ्रू का मतलब एग्जाम पास किया। इज शेक्सपियर मैन पियरन सोनेट यूजली कंटेन, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। एक शेक्सपियरियन सोनेट
के अंदर क्या होता है, 7 कपलेट्स, 3 कपलेट्स, 2 स्टेंजा, 4 स्टेंजा, 3 स्टेंजा, 1 कपलेट, 3 स्टेंजर्स होते हैं और 1 कपलेट। 75, दीजिए 75 का आंसर। एन एलिगी यूजुअली गिव्स एक्सप्रेशन टू ए फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ विक्ट्री, सेंस ऑफ लॉस, सेंस ऑफ डिफीट। सेंस ऑफ लॉस। द नंबर ऑफ प्योर साउंड्स, अच्छा इसमें ये बताना है प्योर वोवल साउंड्स और डायफ्थॉन्ग्स इन इंग्लिश। नंबर ऑफ प्योर वोवल साउंड्स और डायफ्थॉन्ग्स दोनों के बारे में बताइए इंग्लिश में। 12 प्योर वोवल्स होते हैं, 12, और 8 डायफ्थॉन्ग्स होते हैं। सी आंसर करेक्ट है। द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड यस इज ट्रांसक्राइब्ड एज, कैसे करेंगे ट्रांसक्राइब? डी। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लास्ट साउंड ऑफ द वर्ड ब्लू? 78। ये पिक आउट द करेक्ट, ये वाला टॉपिक भी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड टेक। 79। बी। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड नो? ए। English in India today needs to be taught as 81. Library language, no. Higher studies, a language for communication. कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? English in India today needs to be taught as a language for communication. 82. India language teaching needs to be, oh sorry, India कह रही English बोला है मैंने, India बोला है। English language teaching needs to be कैसी होनी चाहिए? टीचर सेंटर्ड, लेक्चर सेंटर। नॉर्मल सी बात है, आपको बहुत बार ये चीज मैंने बता रखी है, सीटेट के पेपर में भी सॉल्व करके बताया था। लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए एजुकेशन, पूरी एजुकेशन ही, सिर्फ इंग्लिश क्या, पूरी एजुकेशन ही लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी। 83। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किस पे स्ट्रेस जोर देती है? इंटरडिपेंडेंस ऑफ लैंग्वेज और साइकोलॉजी? नहीं। बिहेवियर, कन्वर्सेशन, लैंग्वेज और उसकी कम्युनिकेशन, किस पे? इसकी इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेटिव, देखो फिर से वही कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से क्वेश्चन है ना। 83 क्वेश्चन क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से। यहाँ भी क्वेश्चन क्या है? हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर, अपना काम आसान करने के लिए। ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसका स्ट्रक्चर नहीं, मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नहीं, रीडिंग स्किल नहीं, मीनिंग। मीनिंग जान लिया तो सब कुछ ही जान लिया ना। ए लैंग्वेज लर्नर मेक्स एरर बिकॉज, ए लैंग्वेज लर्नर गलती करता है क्योंकि द लैंग्वेज इज एक्वायर्ड ओनली पार्शियल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज एक्वायर्ड, बिल्कुल ये वाला फर्स्ट हो सकता है। कंप्लीट नॉलेज होगी तो गलती नहीं होगी। द लर्नर एंजॉय मेकिंग एरर, नो। हैज परमिटेड, नो, ए हो जाएगा। स्टेटमेंट को पूरा करना है। लैंग्वेज टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर डैश एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इन द टीचिंग प्रोग्राम। The learner liking, the learner knowledge of the language, learner knowledge of the teacher, teacher की तो बात ही नहीं हुई। learner attitude toward language, learner knowledge of the language at a particular moment in the teaching program. One of the purpose evaluation का of learners, learner की evaluation का एक purpose बताना है, कौन सा होगा? assessment of textbook, नहीं, textbook को कभी भी importance नहीं देनी। preparing a list of learner need, जरूरतों को जो पूरा करने की उसकी चिट्ठी तैयार कर दे। असेसमेंट ऑफ द लर्नर अटेनमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज फंक्शन। सी। एमसीक्यू क्या है? रिड्यूस सब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन, हाँ बिल्कुल। इवैल्यूएशन की जो सब्जेक्ट, नॉर्मल सी बात है, सब्जेक्टिविटी को रिड्यूस करना, इंक्रीज सब्जेक्ट, नो। अलो ऐसे टाइप क्वेश्चन, अलो स्टूडेंट टू चूज मल्टीपल ऑप्शन, ये आंसर। ए रिकॉल टाइप टेस्ट इज ए टेस्ट, ए रिकॉल टाइप टेस्ट। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन, स्पीड। मेमोरी। रिकॉल टाइप टेस्ट को मेमोरी, एक मेमोरी टेस्ट है। द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू, क्या पर्पस है? जब आप किसी बच्चे को डायग्नोस करते हो उसके बाद रेमेडियल टीचिंग मिलती है, उसका कारण क्या है? नई लैंग्वेज, नई आइटम्स, लैंग्वेज आइटम्स को इंट्रोड्यूस करना, नो। लास्ट टेस्ट रिसेंटली टॉट आइटम, टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम, नोट। हाँ, जो प्रॉपरली नहीं लर्न हो पाई वो चीजें रेमेडियल टीचिंग क्या होगा?
बच्चों को दोबारा सिखाओगे, टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम ऑलरेडी लर्न, जो पहले सिखा रखी है आपने, नॉट प्रॉपरली लर्न, जो नहीं अच्छे से सीख पाया उनको दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक है, 90। बड़े मैथ सेक्शन पे करें मैथ सेक्शन को, 91 क्वेश्चन को शुरुआत। ठीक है जी, बोलो जयराम जी की, बोलो जयकारा, शेरा वालीदा। मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आ गई है। 3 सेक्शन कर लिए, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के जो थोड़े बहुत पैराग्राफ मैंने स्किप किए हैं, वो आप आराम से पढ़ लेना। वो इसलिए स्किप किए हैं क्योंकि वो पैराग्राफ रिपीट कभी नहीं होते। करने हो तो स्लो करके वीडियो को तो बाद में सुन लेना, नहीं तो छोड़ भी दोगे, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है। जो मेन कंसेप्ट है 150 में से, वो चीज़ों को सीखो। स्ट्रेंजर्स वाले क्वेश्चंस को चाहे इग्नोर कर देना, लेकिन क्वेश्चंस को इग्नोर करके गए तो समझ लो काम खराब है। ठीक है जी, जयकारा लगाओ, मैथ्स को शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है जी, करें 91 क्वेश्चन की शुरुआत। देखिए 91 क्वेश्चन क्या कहता है। अभी हमने 3 सेक्शन कर लिए हैं। आई होप आप सबने वो तीनों सेक्शन अच्छे से किए होंगे। इंग्लिश का, हिंदी का और आपका सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन कर लिया है। मैथ्स के सेक्शन के लिए जल्दी से अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, बिकॉज बिना पेन पेंसिल के, बिना कॉपी पेन के आप नहीं मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। जल्दी से मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए अपना कॉपी पेन उठाइए और आंसर्स को फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइएगा। आपका टोटल कितना स्कोर बनता है उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करो। और एक और इन्फॉर्मेशन, जो आपको ये नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, इस पे आपको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी रीड का कैंडिडेट है जो जुड़ना चाहता है रीड के बैच में, जो हम प्रॉपर एप्लीकेशन पे कंप्लीट तैयारी कराते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो ये जो नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड नहीं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, लर्न एंड ग्रो एवरीडे। आप सर्च करेंगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी एंड उसके अंदर आप जाके खुद देख सकते हैं। बहुत ईजी सा स्टेप है उसके अंदर आपको जुड़ने का। सभी से रिक्वेस्ट है, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो। रीड की वैकेंसी बहुत जबरदस्त वैकेंसी है, उसमें अपना बिल्कुल 100% दीजिए तैयारी करके। चलो पढ़ते हैं 91 क्वेश्चन पे। 91 क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कौन देता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3। क्या है 3 की पावर 2, एक सेकंड रुकना, ये क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा। अच्छा इतना सारा लिखा गया। 3 की पावर 2 की पावर 3 में कौन सा नहीं है। देखो 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो रही है, 3 की पावर 6 बन सकता है, बिल्कुल फर्स्ट तो ठीक है। और 9 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 9 होता है, 9 की पावर 3 भी ठीक है। 3 की पावर 2 इंटू 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 होता है 27 की पावर 2, ये भी ठीक है। लेकिन ये गलत है, इसको हम किसी भी प्रकार से नहीं लिख सकते। डी मेरा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको सही बात बतानी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है। ये क्या है, इट इज एन आइडेंटिटी। ये इक्वेशन नहीं है, ना इधर वाला भी गलत है, बोथ वाला भी गलत है। ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है। ऑन डिवाइडिंग दिस, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं y प्लस 3x से, हमारा क्वेश्चन क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है। जब हम डिवाइड करते हैं y प्लस 3x से, किसको, इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे मैं ये एक्सप्रेशन लिख देती हूँ आप सबके लिए। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी पे कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे y प्लस 3x को हम डिवाइड करेंगे किससे, 27x क्यूब से, और प्लस में 27x स्क्वायर y से, प्लस में 9xy स्क्वायर से, और प्लस में y की क्यूब से। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और हमें बताना है क्वेश्चन और रिमाइंडर। ठीक है जी, निकालिए अपनी अपनी कॉपी में आप भी क्वेश्चन और रिमाइंडर, मैं भी निकालती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। प्लस में y क्यूब और ये हमने किया डिवाइड। ठीक है, अब कीजिए। यहाँ मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप y स्क्वायर लिखो, तो y स्क्वायर लिखो सबसे पहले, तो इससे करेंगे, बन जाएगा y क्यूब जो कि यहाँ पे है, और प्लस में 3, इसको इससे करेंगे जब, 3xy स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, 3xy स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस ये वाला y क्यूब गया, यहाँ से आ गया 6xy स्क्वायर, और प्लस में 27x स्क्वायर y, प्लस में 27x क्यूब। अब ऊपर किससे करोगे, 9x स्क्वायर से करें तो करो, आपका कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर y और साथ में 27x क्यूब, है ना।
माइनस माइनस 27x³ कट गया। ठीक है जी। इसके बाद ये बचा आपका 6xy² प्लस में 18x² और जब हम ऊपर क्या करेंगे प्लस 6xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो गया 6xy² और प्लस में 18x²y, सारा ही कट गया, 0। रिमाइंडर आ रहा है 0 और क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, ये तो देख लो क्वेश्चन और रिमाइंडर कौन सा है। 90 कौन सा क्वेश्चन है ये, देखते हैं। रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ये तो वैसे गया क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है, इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं है। इधर वाला देखते हैं, ये क्या हो गया, ये माउस क्यों चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये के बचा है, ये बचा है, दोनों में 0 है तो हमारा 9x² प्लस 6xy और प्लस y² हमारा रिमेम्बर था क्वेश्चन। यहाँ 9y² दे रखा है, सही है, सी आंसर आ जाएगा। 94 क्वेश्चन पे बढ़े तो देयर आर 54 बॉयज इन ए क्लास, बॉयज हैं 54, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4/5 टाइम्स नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं, जो भी निकालना है नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं उसको x मान लो, और नंबर ऑफ गर्ल्स उसी बॉयज का 4/5 टाइम्स है, तो मतलब कि ये अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4/5 ऑफ x, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 54। आपको नंबर ऑफ बॉयज मीन्स x की वैल्यू निकालनी है, 5 5 4 9x बराबर 54 इंटू 5 और 5 आया नीचे, 54 इंटू 5 4 आया नीचे, और यहाँ से कितना हो जाएगा 54, 5 गया ऊपर और 9 आया ना, सॉरी नीचे 9, अरे ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ से देखिए 9x बराबर में 54 इंटू 5 और x कितना हो जाएगा 54 इंटू 5 बाई 9, 4 गलती से लिख दिया था, 9 आपका 6 और x आ गया 30। x कितना आ गया जी 30 के साथ कौन सा आंसर हो गया सही, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी बात सही नहीं है 95 में बताना है। नंबर 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, नंबर 38 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सही बात है ना, ये गलत बतानी है कौन सी सही नहीं है। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, और अगले में क्या है, द सम ऑफ इवन नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इवन, sum of an even number, the square of an even number can always be written as positive integers of the two। हाँ, हमारा डी वाला करेक्ट हो गया ना यहाँ से, ठीक है, और डी वाला नॉट करेक्ट हो गया, सॉरी, हमारा ये वाला तो करेक्ट है। देखिए इसमें क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर का जब भी हम स्क्वायर करेंगे कैन ऑलवेज बी रिटन एज सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारी यहाँ से ये बात गलत है, ऑलवेज नहीं हो सकता, जब हम नेगेटिव वाला ले लेंगे नेगेटिव का स्क्वायर भी हमारा पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ से हमारा डी वाली रॉन्ग स्टेटमेंट है और बाकी की फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो मेरे को एकदम से ट्रू लग रहा था, पूछ रखा है, ये एक फॉर्मूला है सिंपल, कौन सी बात गलत है ये भी एक फॉर्मूला बताना है, कौन सा फॉल्स है। देखो डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस 96 में बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो ये वाली बात तो ठीक है क्योंकि एमपी जितना भी होता है और सेल प्राइस अगर हम माइनस कर दें तो वो छूट हो जाती है, डिस्काउंट हो जाता है। और बी है आपका डिस्काउंट जो होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, नहीं ये गलत है। प्रॉफिट होता है सेल माइनस कॉस्ट और कॉस्ट माइनस सेल लॉस हो जाएगा, ये सी और डी ठीक है। ठीक है, लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी हो जाए तो, और एसपी माइनस सीपी हो जाए तो प्रॉफिट, तो ये वाला फॉर्मूला गलत है, बी। ये सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। 97 की बात करें तो हमें ये दे रखा है ए रेशो बी और प्रोपोर्शन में सी रेशो डी, देन नंबर ए सी डी इज इन कॉन्टिन्यूस रेशो इफ 97 कब होगा, जब हमारा देखो कह रहा है ए सी डी आर इन कॉन्टिन्यूड रेशो, ए सी डी कॉन्टिन्यू रेशो में कब होगा, जब ए सी डी कॉन्टिन्यू रेशो में कब होगा, जब बी और सी बराबर होंगे। कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये, तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था ये। 98 में है ए सम ऑफ 210, 210 रुपए हैं, राम और शाम में डिवाइड करने हैं, ये वाला क्वेश्चन रिपीट है। आपको मैं इसीलिए बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करके जाना क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 2011 में मैंने जो पेपर कराए हैं क्वेश्चंस कराए हैं वही 2012 में पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट चेंज कर करके।
राम और श्याम की रेशो दे रखी है 7:3 और टोटल है 210 को डिवाइड करना है इस रेशो में। अमाउंट रिसीव्ड बाय देम रिस्पेक्टिवली, दोनों का अमाउंट बताना है। 210 है तो 7x और 3x मान लो, 7 और 3 10x, 10x को 210 में बांटना है, x आ जाएगा 21, x 21 आ जाएगा तो ये 21 इंटू 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 21 इंटू 3। तो किस किस का 147 और 363, 98 का आंसर हो जाएगा मेरा फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? ए। 99 की बात करें तो ये आपको निकालना पड़ेगा 99 क्वेश्चन, आसान है ये भी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, कौन सी बात सही नहीं है? इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ 48,000 फॉर द 3 years एट 5% कैलकुलेटेड एंड ईयरली। तो आपको ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूलेज और ट्रिक्स बता रखी हैं, ये उस चैप्टर से क्वेश्चन है। आपको बता रखा है कि जब भी 3 साल दे रखा हो, 2 साल के लिए आपका डायग्राम और 3 साल के लिए आपका डायग्राम, दोनों वाले डायग्राम सिखा रखे हैं आपको। ये आपका 3 साल का डायग्राम है, ठीक है। अब 48,000 का 3 साल है, 5% का मतलब होता है 5/100, 5/100 का मतलब होता है 1/20। तो 48,000 का 1/20 3 बार करेंगे, 1/20 करेंगे, जो भी आएगी हमारी कितनी आएगी 2400। तो यहाँ 2400, 2400, 2400, फिर 2400 का 1/20 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 120, 120, 120। फिर 120 का 1/3 करेंगे, आपका आ जाएगा 60, 6, ठीक है। हाँ 6 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ से। अब कह रहा है, अब जो पूछ रहा है निकाल दो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सम 48,000 का 1.5 साल के लिए, और ये 6 मंथ है, ये 4 मंथ है, ये 3 मंथ है और ये 6 मंथ है, ठीक है। इसका यहाँ से निकालना और इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने प्रोसेस बता दिया है, ये वाला हमने इसका निकाला है, आपको इन सबके निकालने हैं। तो कौन सा सही नहीं है, एक आंसर आएगा इसमें जो सही नहीं है। आपको आंसर बताया तो आप टैली कर लेना, और इसके बाद अगर आपका ये सॉल्व नहीं होता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन है इसका सही डी। 100 क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन, एक सेकेंड, क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन 100 एक्स सेल्स ए साड़ी ऑफ ₹100 टू बाय, ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट है। आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने एक और करवाया था वो देखा हो तो उसमें ये सेम क्वेश्चन कराया था मैंने। एक्स वाई जेड लिख लो, एक्स ने वाई को साड़ी सेल की है और एक्स का कॉस्ट प्राइस सीपी था 100 रुपए, उसने मुनाफा कमाते हुए 10% 110 रुपए की आगे बेची, और 110 रुपए वाई के लिए तो सीपी बन गया, इसके लिए एसपी है ना यहाँ पे। अब इसने आगे 10% लॉस पे बेच दी, तो उसको कितने रुपए की, जेड ने कितने की ली साड़ी, तो जेड ने कितना पे किया ये बताना है। 110 का आपको क्या निकालना है, 10% लॉस। नीचे आपका कितना हो जाएगा, 110 का 10% लॉस, 00 गया 11, तो 110 में से आपको 11 क्या करना था, माइनस 9, 99 आ जाएगा आपका। तो 99 के साथ मेरा ए आंसर करेक्ट है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन आपका लास्ट वाले पेपर में कराया, तो स्टेटमेंट भी यही थी। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चंस बनते हैं, सेम स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होती। व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन देम। इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रांसवर्सल इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स नॉट इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपको बताना है कौन सी बात सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर इक्वल, नहीं, ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल तो इक्वल नहीं होते ना। अल्टरनेट एंगल्स आर नॉट इक्वल, नहीं ये तो गलत बात है, अल्टरनेट एंगल तो इक्वल होते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर इक्वल, नहीं, अपोजिट साइड होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो सही बात बतानी है, सही बात है हमारी सी, ठीक है। 102 का है आपका, 102 में पूछता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है क्वाड्रिलेटरल की, अगर आपको वो वाला चैप्टर याद हो, एडवांस मैथ में ये चैप्टर क्वाड्रिलेटरल करा रखा है, उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि जब भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कितने, 5। आपका ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से बी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सीधा सीधा आपसे फॉर्मूला पूछता है, बहुत सारे तो रीट में फॉर्मूले पूछे जाते हैं, और फॉर्मूलों का एक पूरा आपको एक, वैसे तो मैंने हर वीडियो के अंदर फॉर्मूलेस बता रखे हैं, लेकिन आपको एक पूरा प्रॉपर लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे फॉर्मूले के ऊपर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ, ढूंढो कहाँ पे है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू में हाइट, इनटू में हाइट, ये फॉर्मूला है। मैं आपको डायग्राम, हाँ ऑप्शन है आपका डी
103 का ऑप्शन है आपका डी, ये रहा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स और हाइट। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनता है, डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ये है ट्रेपीजियम, ये ठीक है, ये है आपकी पैरेलल साइड्स और ये होती है दोनों नॉन पैरेलल साइड्स, ये होती है हमारी हाइट। तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट हमारा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है। फिर से फॉर्मूला 104 क्वेश्चन, फोर्थ में फिर से फॉर्मूला पूछा है, द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब एक सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया भी पूछ रहा है और उसका वॉल्यूम भी पूछ रहा है, जिसकी रेडियस एच है, हाइट आर है। बताइए कौन सा सही है। वो एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, सरफेस एरिया। अब जब सरफेस एरिया देता है तो आपको क्या बताना है, कौन से वाला बताना है, टी एस ए, क्योंकि यहाँ पे वो वाला दे ही नहीं रखा, 2 पाई आर एच तो दे ही नहीं रखा, ठीक है, कि आप उसका बता सकें, सी एस ए बता सके। टी एस ए दे रखा है 2 पाई आर आर प्लस एच और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरा यहाँ से 104 का हो जाएगा बी आंसर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सी नहीं है कंडीशन फॉर कॉन्ग्रेंस, दो ट्राइंगल है, उनकी कॉन्ग्रेंसी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। ऑल द थ्री sides of a triangle are equal to 3 sides of other angle, ठीक है, 2 sides and the angles between them are equal, congruency of two triangles, two triangle angles and the side between them are equal, 105 में कौन सी बात सही नहीं है, all the three angles are equal, तो हमारी कौन सी बात सही नहीं है, डी वाली। 106 में बात करें तो टैली, अब ये जो आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 पे हम ऐसे कट करते हैं, तो ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं टैली मार्क्स, ये क्या है, टैली मार्क्स, ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। 107 के क्वेश्चन में हिस्टोग्राम, अब आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा होगा स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, उसके अंदर हिस्टोग्राम, पाईग्राफ, बारग्राफ, ये सारे आपके आते हैं। तो हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है हिस्टोग्राम, नॉन कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी को करता है, अनग्रुप्ड भी नहीं होगा, और सी आंसर मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 108 में दे रखा है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेबल दे रखा है 72562 और ये दे रखे हैं स्कोर, स्कोर फ्रीक्वेंसी, फिर दे रखा है बोथ एंड बी नीदर। इसमें क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द टेबल फॉर द डाटा, इस डाटा का आपको क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका कौन सा होगा 108 क्वेश्चन में, तो बताइए कौन सा होगा। देखिए यहाँ इसने क्या कर दिया है, ये जो सारा 7 2 3 4 है ना, ये इसने ऐसे ही लिख दिया, ये ऐसे ही थोड़ी लिखेंगे, ये है इसका, ये स्कोर है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ये 2, ठीक है, 2 कितने हैं, 1 2 3, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, 3 कितने टाइम्स है, 3 2 टाइम्स, 4 एक भी नहीं है, 0 5 एक टाइम, 6 एक टाइम, 7 एक टाइम, 8 0 टाइम, 9 1 टाइम, तो ये वाला मेरा 108 का हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 109 में अब ये इसको बोलते हैं पाई ग्राफ है ये, ठीक है। अब पूछता क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वेंट फॉर समर्स हॉलीडेज और परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, जो हम ऐसे दिखाते हैं कि क्राफ्ट, साइकिलिंग या परसेंटेज हो सकता है, हॉर्स राइडिंग वाले इतने परसेंट बच्चे हैं, बोटिंग वाले इतने हैं, साइकिलिंग वाले इतने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द, अच्छा यही पूछा, नाम ही तो पूछा है, ओ लो, पाई डायग्राम है ये, पाई ग्राफ बोल सकते हैं इसे, तो ये मेरा सी आंसर हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसको पाई डायग्राम बोलते हैं, हिस्टोग्राम नहीं होता, बार डायग्राम नहीं होता, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी नहीं है, ठीक है। 110 का आंसर देखते हैं क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनग्रुप डेटा बाय कॉलम्स ऑफ इक्वल विड्थ। अब अनग्रुप डेटा का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना है, विड्थ जो है वो इक्वल कॉलम के हैं, अनइक्वल लेंथ है, विच आर इक्वली स्पेस्ड इज कॉल्ड 110, वो होगा हमारा बार डायग्राम, ठीक है, वो होगा हमारा बार डायग्राम। पूरा स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर अच्छे से पढ़िए, 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट तो इतनी 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 बार आती है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर पेपर में ये क्वेश्चन आता है। मैथमेटिक्स इज दैट लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द होल वर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्स। आपका ये डीएसएसबी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, केवीएस में भी आया हुआ है, रीट में भी आया हुआ है, एचटेट में भी आया हुआ है, एनवीएस में भी आया हुआ है, और एक बार नहीं, 2 2 3 3 बार आया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है, ये गैलीलियो के द्वारा ये स्टेटमेंट कही गई है, ए आंसर करेक्ट। आगे है प्रोफेसर शुल्ट्जे के अनुसार द बेसिक एम ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का बेसिक एम क्या है, हेल्पफुल इन अदर डिसिप्लिन नहीं, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर, ये होगा हमारा सही, प्रॉपर यूज ऑफ लेजर टाइम टू मेक अवेयरनेस ऑफ द बेसिक एंड जनरल प्रिंसिपल, मेंटल पावर की डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर शुल्ट्ज,
बेसिक एम ऑफ मैथ्स टीचिंग जो है मानसिक शक्ति का विकास है। फिर से 113 लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। D++ KVS में ये लाइन बहुत बार पूछी गई है। द स्टूडेंट्स हु कैनॉट अंडरस्टैंड ज्योमेट्री आर नॉट अलाउड टू एंटर द स्कूल। ये स्टेटमेंट किसने कही है? ये स्टेटमेंट कही है प्लेटो ने। किसने कही है? प्लेटो ने। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर बार होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देख के गए तो समझो कुछ नहीं देख के गए। इंडक्टिव मेथड इज सुटेबल फॉर, इंडक्टिव मेथड किसके लिए सुटेबल है? जहां पे एस्टेब्लिशिंग द फॉर्मूला, हाँ यही हो सकता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग। तो एस्टेब्लिशिंग द फॉर्मूला यही आंसर हो जाएगा 114 का। ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम 115 क्वेश्चन पे बढ़े तो 115 ओरिजिनेटर ऑफ प्लेवे मेथड, 115 का आंसर बताओ। प्लेवे मेथड का ओरिजिनेटर कौन है? जनक कौन है? जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल है, मोंटेसरी है, डेल्टन है या सिगमंड फ्रॉइड है? दीजिए अपना आंसर रखिए 115 का। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको कम समय में ज्यादा चीजें सीख पाए। आंसर निकालो क्या होगा इसका। देखिए इसका इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, ना तो फ्रोबेल है, ना ही डेल्टन है, ना ही सिगमंड फ्रॉइड है, ना ही मोंटेसरी है। अब मुझे जल्दी जल्दी से ये बताओ कि ये सारे मेथड किस किस के हैं। फिर प्लेवे मेथड सबसे पहले बताइए किसका है, जल्दी से मुझे बताइए। प्लेवे मेथड है तो है किसका, बताइए। देखिए जो फ्रोबेल मेथड है ना, अगर हम बात करें फ्रोबेल की, तो फ्रोबेल है भाई किंडरगार्टन। ठीक है, अगर हम डाल्टन मेथड की बात करें तो डाल्टन मेथड किसका है? इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता है हेलन प्रूस्ट। कौन है? लिख लीजिए, हेलन प्रूस्ट। सिगमंड फ्रॉइड की बात करें तो इसमें सिगमंड फ्रॉइड के जो जन्मदाता है वो है साइको सोशल, ये साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस थ्योरी बोल सकते हैं या साइको एनालिसिस, हाँ मेथड बोल सकते हैं। और मोंटेसरी, मोंटेसरी का हो जाएगा मारिया मोंटेसरी। ठीक है, तो ये चारों ही गलत है। ये किंडरगार्टन है इसका आंसर। इसका आंसर हेलन प्रूस्ट आएगा, हेलन प्रूस्ट। और साइको एनालिसिस मेथड मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी है। इसमें से आपका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। सो यहाँ पे आप सबको एक एक नंबर मुफ्त का मिला था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए 116 क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहता है। 116, the subject mathematics is important in curriculum। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए। अच्छा प्लेवे मेथड का भी बता देती हूँ, क्योंकि देखो मैंने ये चारों ऑप्शंस तो बता दिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हेनरी कोल्डवेल कुक। किसी को नहीं पता तो लिख लो, मुझे लगा पता होगा, कोल्डवेल कुक। ठीक है जी, ये ऑप्शन में ही नहीं था। प्लेवे मेथड के जो जन्मदाता है वो है, ये मैंने अपनी आपकी साइकोलॉजी वाले एक पूरा का पूरा टॉपिक करा रखा है जिसमें मैंने सारे के सारे नाम लिखवा दिए थे कि एज इट इज नाम लिख लो और एज इट इज आपको लर्न करके जाने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो वहां लिखवा रखा है, तो अपनी नोटबुक खोल के देखो, नोटबुक्स में लिखा हुआ है आपकी। प्लेवे मेथड है हेनरी कोल्डवेल कुक, ये ऑप्शन में ही नहीं था इसलिए सारे आंसर गलत हैं। प्रोबेल का है किंडरगार्टन, मोंटेसरी मारिया मोंटेसरी, डेल्टन आपका हो जाएगा हेलन प्रूस्ट, और सिगमंड फ्रॉइड हो जाएगा आपका साइको एनालिसिस। ठीक है, तो ये सारे गलत थे, इसका आंसर है हेनरी कोल्डवेल कुक। अगले 116 का आंसर दीजिए। इसमें कह रहा है सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट इन क्यूरिकुलम सिंस इट इज हेल्प फॉर स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट, हो सकता है लॉजिकल थिंकिंग इज यूज इन डेली लाइफ, ऑल ऑफ दिस। 117 की बात करें तो कौन सा नहीं है? लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स फॉर्मूला, मैथ्स डिजिट, मैथमेटिकल सिंबल्स, नन ऑफ दिस। तो भाई ये तो सारे हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला मैथ से ही है, मैथमेटिकल डिजिट, मैथमेटिकल सिंबल, सबको कैसे कह सकते हो? तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन रिपीट है, लास्ट 2011 के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, फिर आ गया। While playing, Ram makes a जब खेलते खेलते राम ने क्वाड्रिलेटर बनाया with 4 sticks and makes the table in a copy. Number of quadrilateral 1, 2, 3, number of sticks 4, तो 8 और तो 12। ये कंक्लूजन क्या है? वहां पे दो दो लोग थे, राम खेल रहा है और वो क्या कर रहा है, ऐसी इस टाइप से दो वहां पे थे। यहाँ पे सिर्फ राम ही है। राम इज प्लेइंग, राम इज डूइंग मैथ्स, राम इज डूइंग मैथ्स अलोंग विद प्ले, राम इज प्लेइंग एंड नॉट डूइंग मैथ्स, कि राम मैथ्स नहीं कर रहा, सिर्फ खेल रहा है। तो 118 में राम सिर्फ खेल रहा है, नहीं। राम सिर्फ मैथ्स कर रहा है, नहीं। राम मैथ्स प्ले कर रहा है, मैथ्स नहीं। राम खेलने के साथ साथ मैथ्स भी, मतलब खेल भी रहा है और मैथ्स भी कर रहा है। सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, गेम भी चल रही है उसकी, मैथ्स भी चल रहा है, राम खेल के साथ साथ गणित कर रहा है।
रेमेडियल टीचिंग, अब देखो रेमेडियल टीचिंग किसको दी जाएगी, जो जिसको डायग्नोज करोगे आप, जिस बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसकी डायग्नोज करना, मतलब उसकी समस्या को पता लगाओगे एंड देन उसको रेमेडियल टीचिंग दोगे। इज रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए रिक्वायर्ड है, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हो सकता है, वीक बच्चों के लिए, एवरेज बच्चे के लिए, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर जाएगा डी पे। गुड टेक्स्ट बुक ऑफ मैथ्स पूछना बताना है, व्हाट केस, कौन सा केस होगा मस्ट बी टेकन व्हाइल सेलेक्टिंग ए गुड टेक्स्ट बुक ऑफ मैथ्स, कौन सा केस आप लोगे ऑल द क्वेश्चन इन एक्सरसाइज बी सॉल्व्ड, नहीं ऐसा तो नहीं है। आप कौन सा इसमें से केस सेलेक्ट करोगे कि आपको एक गुड टेक्स्ट बुक ऑफ मैथ्स सेलेक्ट करनी है, कैसे ढूंढोगे एक अच्छी टेक्स्ट बुक जिसमें सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर रखी हो, नो, इट कंटेन्स सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल एंड कोई, हाँ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स भी हो और कुछ क्वेश्चंस हो एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करने के लिए। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ज्यादा हो, क्वेश्चन से कम हो, नहीं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल कम हो, क्वेश्चन ज्यादा हो, नहीं। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी। मैथ्स ज्यादा मुश्किल नहीं आता लेवल 2 का, बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए। साइंस, अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस आती है आपकी सारी की सारी एनसीईआरटी। सो अब हम आ गए हैं लास्ट सेक्शन पे, जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो है साइंस सेक्शन। अगर मैं बात करूं आपसे साइंस सेक्शन की, तो साइंस सेक्शन आपका सारा का सारा एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी की डिटेल स्टडी आपको आनी चाहिए साइंस करने के लिए। फिलहाल मैं आपको ले चलती हूँ साइंस के क्वेश्चंस पे, बताती जाऊंगी कौन कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कौन कौन से क्या सभी एनसीईआरटी के हैं। ये फाइब्रस रूट है, आपका रेशेदार मूल का उदाहरण आपको बताना है, तो ये एज इट इज आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कौन सा एग्जाम्पल है फाइब्रस रूट का। आपका करेक्ट आंसर आएगा MEZE, मेज पक्का होता है। कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल होता है जो फैल जाती है, संक्रमण, संक्रामक रोग है डिसीज, क्लोरा इज कोज्ड बाय। ये 4 नाम है आपके आगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका विब्रियो क्लोरिया। क्या आंसर है, विब्रियो क्लोरिया। 123 पे बढ़े तो सम ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स है। ये क्वेश्चन रिपीट क्या, बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी का, साइंस की एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन डिट्टो, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, ये मैं अपनी 6th की 7th की साइंस करा चुकी, 8th की साइंस पे हैं हम, बहुत सारी चीजें कर चुके हैं हम एप्लीकेशन पे, इसलिए बता रही हूँ कि यूट्यूब पे तो टाइम ज्यादा नहीं मिल पाता डिस्कशन करने का। एप्लीकेशन पे जब आप जुड़ेंगे आपको बहुत बेसिक से एक एक चीज, एक एक सब्जेक्ट की बारीकी से मिलेगी, ठीक है। तो सभी से बताना चाहूंगी कि एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी रीट का एग्जाम देने वाला है। सम ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना प्लांट से भी लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं, भाई वो कौन होते हैं, वो हम जैसे लोग होते हैं, और उन्हें क्या बोला जाता है, ओमनीवोरस। क्या बोला जाता है, सर्वाहारी, ओमनीवोरस। सेम लाइन को एज इट इज एनसीईआरटी की है। पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फिर से वही सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन, साइंस सारी एनसीईआरटी से आती है, कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो एनसीईआरटी पढ़ के चले जाना। पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी। 125 है आपका, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए लार्वा इनटू अडल्ट फ्रॉग इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन होना किसका, लार्वा इनटू अडल्ट, इज नोन एज अडल्ट फ्रॉग इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। द मेटामॉर्फोसिस इज रेगुलेटेड बाय, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा होगा, एड्रेनालाइन ग्रोथ और इंसुलिन नहीं होता। फ्यूल डिपॉजिटेड इन लार्ज क्वांटिटी अंडर द ओशियन, कह रहा है फ्यूल समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन को क्या कहते हैं। ओशियन सी बेड में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नंबर क्वांटिटी में फ्यूल डिपॉजिट हो जाना, उसको हम बोलेंगे इज नोन एज क्लेथरेट, हॉर्नियम, यूरेनियम, सेलुलोज। सेलुलोज तो होगा नहीं, क्या होगा, उसको बोलेंगे क्लेथरेट। क्या बोलेंगे, क्लेथरेट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू मिरर्स केप्ट एट 50 डिग्री एंगल, अगर हम 50 डिग्री एंगल पे रखते हैं तो हाउ मेनी इमेजेस फॉर्म्ड होंगी, कितनी इमेज फॉर्म होंगी। अगर हम क्या करें, 127 में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर इज केप्ट एट 50 डिग्री एंगल, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड, कितनी इमेजेस बनेंगी प्लेन मिरर से, 7 इमेजेस। ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। 128 की अगर हम बात करें तो 128 क्वेश्चन देखो क्या है, 27 किलोग्राम वेट, ये वाला भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। 128 के बात करें तो 27 kg वेट इज इक्विवेलेंट टू, इन टर्म्स ऑफ न्यूटन दे रखा है। सबसे पहले आपको 1 kg का पता होना चाहिए, 1 kg में कितना न्यूटन होता है, 9.81। जिसको नहीं पता भाई लिख लो, 1 किलो में 9.81 न्यूटन होता है। 27 kg में कितना होगा, 27 को मल्टीप्लाई कर दो 9.81 से, कितना आंसर आएगा आपका, 264.6, ठीक है, न्यूटन समथिंग।
तो हमारा सी आंसर यहाँ से करेक्ट है। क्लियर, बहुत इजी है। देखो 1 केजी का इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पता होना चाहिए, फिर 27 केजी दे दे या अगले में 37 दे दे, अगले में 48 दे दे, कुछ भी दे दे, 9.81 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा फंडा। नॉइस इंटेंसिटी ग्रेटर देन, किससे ज्यादा हो जाए इस पेनफुल, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक हो जाती है, कष्टदायक हो जाती है, कितने से 80 डेसिबल से, ये डेसिबल होता है, डेसिबल 80 डेसिबल। वैसे तो देखा जाए तो हमारा जो कंफर्टेबल जो हम सुन सकते हैं वो 70 डेसिबल तक कंफर्टेबल होता है देखा जाए तो, उसके ये सेफ है, ये बिल्कुल सेफ साउंड है, इतना डेसिबल तक हमारा कान सुन सकता है। इससे ज्यादा जब होता है 110 क्रॉस होता है तो ये हमारा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और वैसे बात करें तो पेनफुल की बात करें, जो जब दर्दनाक हो जाए, दर्द होने लग जाए इतनी ज्यादा इंटेंसिटी ग्रेटर, तो वो वैसे वो 130 प्लस होता है, लेकिन यहाँ दे ही सबसे मैक्सिमम 80 रखा है, तो यही आंसर लगा के आ जाओगे 80। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मैटर इन विच मटेरियल इज डायरेक्टली चेंज्ड इनटू गैसियस स्टेट। अब ये भी सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी के बहुत अच्छे तरीके से मैंने बोला था नोट्स पढ़ने हैं आपको, जो मैंने एप्लीकेशन पे भी डाले हैं, वीडियोस भी बन रही हैं, और आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही नहीं, जब आपने वो नोट्स पढ़ लिए देन आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही नहीं, उसी में ही सारा निचोड़ है। सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी बतानी है जिसमें मटेरियल डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस में, मतलब लिक्विड नहीं बनता, विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट। ये 6 क्लास का टॉपिक है, ये 130th क्वेश्चन। उसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड सीधा गैस में चला जाता है, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती। कौन सा सैटेलाइट, कौन सा प्लैनेट डज नॉट हैव नेचुरल सैटेलाइट, इसमें से कौन सा प्लैनेट है जिसमें नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? इसका आंसर है आपका वीनस। ये क्वेश्चन बार बार आता है, रिपीट। 132 में बात करें तो हु इन्वेंटेड लेजर, हु इन्वेंटेड लेजर, सबसे पहले मुझे बताइए लेजर की फुल फॉर्म क्या है? डू फास्ट, लेजर की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। लेजर की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आपको ये कमेंट करना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। अब इसने तो ये पूछा है हु इन्वेंटेड लेजर, तो हमारा आंसर आएगा थियोडोर मेमेन। हु इन्वेंटेड लेजर, आपका क्या आंसर आएगा? सी। चलो मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बता ही देती हूँ, लिख लीजिए जिसको नहीं आती। लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय, वैसे इसको एक बार और कमेंट में लिख देना ताकि आपको याद हो जाए, लिखने से चीजें याद हो जाती हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है जी, मुझे तो याद है। यहाँ से आप देखो, एक बार लर्न कर लो, लर्न करके एक बार कमेंट में खुद लिखो, आपको भी याद हो जाएंगी ये चीजें, फिर जब नेक्स्ट टाइम आपके पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपका गलत नहीं होगा। 133 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, सबको पता होगा, मरकरी जो होता है लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, बचपन से पढ़ते आए हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, फिर से आपका एनसीईआरटी का कुछ, सारी की सारी एनसीईआरटी आती है साइंस में, नथिंग एल्स, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, इसमें बहुत इजी एनसीईआरटी आती है, मेलेमाइन। साइंस के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपको सब आता होगा। पॉलीमर ऑफ कॉटन इज, 7th क्लास का टॉपिक है ये। पॉलीमर ऑफ कॉटन इज क्या होगा? सेलुलोज, ग्लूकोज, रेयन या फ्रुक्टोज। 135 का करेक्ट आंसर क्या है? सेलुलोज। 135 के बाद है आपका 136, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस, कौन, ले लो कितना आसान टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट की, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं गिने चुने साइंस में जो हर बार ही आनी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से हर बार एक क्वेश्चन आता है। कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो नॉर्मल सी बात है, आपको सबको पता है, CO2 ही, कार्बन डाइऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम डिटरमाइंड बाय एन, हमारा ऑर्बिट नंबर है। ये सीधा आपसे क्या पूछ रखा है, फॉर्मूला पूछ रखा है, क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर। 138 पे बढ़े तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर एलिमेंट का दे रखा है, 98 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है आपका 251। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पता होगा आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर जितने। एटॉमिक नंबर आपका, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं बराबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स 98 98 98 98, तो ये गया। अच्छा ये भी तो हो सकता है 98 98 बी गया अभी तो। अब तीसरा है, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बराबर होंगे, या 153 है, 251 है या 98 है? देखो 98 तो होगा नहीं, ठीक है, इसलिए ये चला गया क्योंकि तीनों बराबर नहीं है। 138 का आंसर बताओ सोच के कि आपका क्या होगा सही।
एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमें दे रखा है। अच्छा, न्यूट्रॉन जो निकालने होते हैं, न्यूट्रॉन जब आपको निकालना है वो होता है आपका मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को जब आप माइनस कर देते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर मतलब 251 माइनस 98, 8 9 10 11 और 5 और 1 153, मतलब कि मेरा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर? हमारा यहाँ से ए आंसर सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल स्मोक और क्लाउड? आपने देखा होगा जब फिल्म होता है, फिल्म चल रही होती है या ड्रामा का या स्टेज है, या स्टेज है, स्टेज में यहाँ पे कोई ड्रामा एक्शन हो रहा होता है, यहाँ सारा धुआं हो जाता है, देखा होगा आपने। ठीक है, एकदम से कोई डांस चल रहा हो, शो चल रहा हो, एकदम से स्मोक बोलते हैं, धुआं बोल लो, क्लाउड बोल लो, ऐसे लगता है बादल से आ गए। तो ये क्या, कौन सी आपकी यहाँ पे गैस है? लिक्विड हाइड्रोजन होता है, लिक्विड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्या होता है ये? 139 में ये है आपका लिक्विड नाइट्रोजन। क्या है ये? द्रव नाइट्रोजन होती है जिससे स्मोक और क्लाउड बन जाता है एट ए फिल्म और ड्रामा स्टेज। कौन सा आंसर करेक्ट है? डी। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, कौन सा प्रोडक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बनाने के लिए? कॉक, बिटुमिन, पैराफिन और नेप्थलीन। नेप्थलीन 140 क्वेश्चन बहुत बार आता है। सो बिटुमिन आपको बहुत बार पता होगा कि सड़कें बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स जहां हो रही होती है वहां बिटुमिन का बहुत बड़ा रोल होता है। 140 का बी आंसर। ये एक लाइन है, स्टेटमेंट है, ये भी केवीएस में आई हुई है। ये एक डेफिनेशन है साइंस की, किसके द्वारा दी गई है बतानी है। साइंस इज एन इन्वेस्टिगेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स और फिनोमिना दैट अकर इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड विद इन आवर ओन बॉडी। ये बात कही है जैकॉब्सन ने। किसने कही है? जे जैकॉब्सन ने। सी आंसर करेक्ट है। 142 क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश द इंडियन पार्लियामेंट्री एंड साइंटिफिक कमेटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस टीचिंग? 142 ये है जी जवाहरलाल नेहरू। विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री और साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर टीचिंग साइंस इन द प्रेजेंट एरा ऑफ टेक्नोलॉजी? तो आपका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग। भाई आप मॉडर्न जमाने में तो, प्रेजेंट एरा में तो क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड ना, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टीम टीचिंग से भी ज्यादा कंप्यूटर सहायक शिक्षण चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव? साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव बताना है, ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूइंग, परसेप्शन या एनालिसिस। ये मैंने स्पीड थोड़ी सी इसलिए बढ़ा रखी है ताकि आगे वाले पेपर भी मैं जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करा सकूं। टेक्सोनॉमी की बात करें तो जहां भी टेक्सोनॉमी आती है वहां पे हमारा ब्लूम का ही हाथ होता है। 145 का आंसर बी। याद रखिएगा, ब्लूम टेक्सोनॉमी का आपको कंप्लीट टॉपिक भी करा रखा है जिसमें खूब सारे स्टेप्स भी होते हैं, 4 स्टेप होते हैं इनके ब्लूम टेक्सोनॉमी में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट, अच्छा चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में कौन सा मेथड नहीं है? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड का कौन सा मेथड नहीं है? देखो, लेक्चर मेथड नहीं हो सकता क्योंकि लेक्चर मेथड तो टीचर सेंटर्ड हो गया ना। डेमोस्ट्रेशन बच्चा कर सकता है, लेबोरेटरी प्रोजेक्ट तीनों बच्चों से हो सकते हैं। लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड है। कौन सा डीमेरिट नहीं है प्रोजेक्ट मेथड की? कौन सा डीमेरिट नहीं है प्रोजेक्ट मेथड की? टीचिंग haphazard and discontinuous costly method, availability of reference book, related with real life। ये नहीं हो सकता ना, ये डीमेरिट कैसे हो सकती है? ठीक है, ये डीमेरिट कैसे हो सकती है? हाउ मेनी स्टेप्स आर प्रोजेक्ट मेथड में कितने स्टेप हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। 4 प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स हैं, मेन स्टेप्स 4 होते हैं किसमें? प्रोजेक्ट मेथड में। क्वालिटेटिव टेस्ट की कौन सी विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अच्छा, कौन सा क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं है? कौन सा क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं है? ऑब्जर्वेशन तो है, रेटिंग स्किल भी है, चेकलिस्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या नहीं है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर हम 150th क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा ऑडियो विजुअल एड है? ऑडियो विजुअल होता है जिसको आप सुन भी सको, विजुअल होता है जिसको आप देख भी सको। जिसको हम देख भी सके, सुन भी सके तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड नहीं है, बुलेटिन बोर्ड सिर्फ ऑडियो है जिसको आप सिर्फ सुन सकते हो। प्लानल बोर्ड आपका प्लानल बोर्ड होता है लाइक जैसे कि बोलते हैं ना स्टोरी टेलिंग सिस्टम। ठीक है, स्टोरी टेलिंग सिस्टम, तो ये भी एक ही हो गया ना, ऑडियो विजुअल दोनों नहीं हुए। स्टोरी टेलिंग सिस्टम बोल सकते हो प्लानल बोर्ड को। बुलेटिन बोर्ड भी आपका ऑडियो पर्पस के लिए है, लाइक बुलेटिन बोर्ड होता है जिसमें होता नहीं पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करनी हो या फिर आपको मैसेजेस वगैरह, पब्लिक मैसेजेस शो करने हो एडवर्टाइजमेंट के लिए। और उसके बाद हो गया डॉक्यूमेंट्री फिल्म, हो गया दोनों ऑडियो विजुअल, इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ऑडियो विजुअल दोनों है। इसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हो गए, आपके एजुकेशनल इंस्ट्रक्शनल हो गई चीजें, और एपिसोडिक भी सिर्फ आपका विजुअल है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये सारा सेक्शन खत्म हो जाता है। अगर मैं बात करूँ ये वाला जो सी है ना, ये वाला सी, तो ये एपिसोडिक तो सिर्फ विजुअल हो गया,
ऑडियो विजुअल नहीं हुआ। और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो ऑडियो विजुअल है, बुलेटिन सिर्फ ऑडियो हो गया, फाइनल बोर्ड आपका सिर्फ ऑडियो हो गया ये भी। सो ये है मेरे 150 क्वेश्चंस का सेक्शन हमारा खत्म होता है। मीन्स 2012 के भी दोनों लेवल हो गए, बधाई हो आपको। 2011 के लेवल 1 लेवल 2 करा दिए। 2012 के लेवल 1 हो गया था पहले, अभी काफी टाइम 3-4 दिन 5-6 दिन आपकी वीडियोस नहीं आई थी। आज हो गया आपका लेवल 2। अब बचे हैं 2015 के 2 लेवल और 2017 के 2 लेवल। फिर आपका नया 2021 में जो पेपर होगा वही फोड़ के आना है उसको। सभी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने बोला था कि मैं कराऊंगी तो कराऊंगी, चाहे लेट जरूर हो जाएगा, लेकिन पेपर से पहले तो करा के ही जाऊंगी आपको। और बाकी का कंप्लीट जो जितना भी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपके कंप्लीट एप्लीकेशन में डल चुके हैं। साइंस अभी रहती है, क्योंकि साइंस तो आपको पता है कि एनसीईआरटीज की जब तक मैं एक एक चीज डिटेल से नहीं पढ़ा लूंगी चैन नहीं आता मुझे। सो बहुत ही अच्छे तरीके से जिसे बोलते हैं कि रीट की प्रॉपर तैयारी। ऐसे ही एस्टेट में हुआ था, जब कैंडिडेट्स लास्ट टाइम में जुड़े थे तो उन्हें लगा था कि यार मैम आप पहले क्यों नहीं मिल गए, पहले मिल जाते तो थोड़ा सा तैयारी अच्छी हो जाती और पास हो जाते। बहुत से बच्चे अभी भी, सोनिका हैं और भी बहुत सारी गर्ल्स हैं तो अभी तक यही बोलते हैं कि मैम एस्टेट में आप पहले मिल जाते तो एस्टेट निकल जाता। बिकॉज उनका सीटेट मैंने निकलवाया है और सीटेट की खूब बढ़िया तैयारी करवा के भेजा था। अब रीट की तैयारी में जुड़ गए जिस दिन, उस दिन आपके मजे हो जाएंगे, सच बता रही हूँ। और फिर नहीं तो बाद में ये वीडियो देखोगे तो लगेगा यार पहले जुड़ जाते, फिर बाद में पश्चाताप होता है। तो मैं नहीं चाहती आप पश्चाताप कीजिए, 2-3 महीने में जुड़ के अपनी तैयारी कीजिए और ये पेपर भी आगे जाएगा। 25 अप्रैल को नहीं होगा ये एग्जाम, सबसे बड़ी बात ये है। मिलेगा आपको 1-2 महीना और एक्सटेंड हो जाएगा। तो जितना जल्दी जुड़ोगे उतनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करोगे। तैयारी एक दिन में नहीं होती, 2-2 साल 3-3 साल से यहाँ पे टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं, तो सोचिए उनके पीछे उससे भी कितने साल पहले हमने सब खुद पढ़ाइयाँ की होंगी, है ना? तो भी आपको चीज़ें बता पा रहे हैं, आज जो आपको नॉलेज डिलीवर कर पा रहे हैं, उसके पीछे कितना एफर्ट्स टीचर्स का भी होता है, आप नहीं जानते। सो काम चलता रहेगा, काम नहीं रुकता है, ठीक है? सो रीट के बैच में जितनी जल्दी आप हो सकेंगे जुड़ेंगे तभी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे तो सारा सिलेबस डन होगा आपका, सारा सिलेबस डन होगा तो आप प्रैक्टिस सेट लगा पाएँगे, अभी टेस्ट सीरीज़ भी आएगी आपकी। सो बेशक तैयारी आप खुद से कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलो इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो। आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचिंग रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। और एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा वीडियो कैसा रहा? आपके 150 क्वेश्चंस में से कितने नंबर आपके आए हैं? सभी चीज़ें बताइएगा। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर जी, हैव अ नाइस डे।